Yes, good evening to all of you friends. We start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू नोट करें. अंकित, अमर, हर्ष, अर्जुन, छवि, शुभम एंड द आंसर इज वी मूव फॉरवर्ड. 6% लोग बोल रहे हैं देख सकते हैं, तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करो, आई डोंट डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हो, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड सही होता है, शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दीजिए. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है और बुधवार को मैं जवाब अपलोड करता हूँ. पिछले सोमवार तक जितने प्रश्न आए थे उसके मंगलवार को मैंने जवाब अपलोड कर दिए. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, उसमें पिलर 1 2 3 खत्म कर दिया. पिलर 4 में ए फॉर एग्रीकल्चर खत्म. इस हफ्ते हम लोग पिलर बी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर से लेकर पिलर 4 सी नीति 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, अनएम्प्लॉयमेंट इतना खत्म करेंगे. फिर जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें जीडीपी इन्फ्लेशन खत्म होगा. उसके बाद एक वीक में इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म और एक वीक में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट खत्म. मतलब समझो अभी इसके बाद के 3 हफ्ते में अपना ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. अभी जो लास्ट वीक 3 टेस्ट हुई थी, एक तो 3C की टेस्ट थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें करीब जो भी 95 के आसपास क्वेश्चन होंगे. पहले तो जिन लोगों ने दिया उन्हीं को बताया कि भाई इतने सारे क्वेश्चन में आपने हिम्मत की कि मुझे ये टेस्ट देना है. तो खैर वो 190 मार्क्स के एटलीस्ट 80 मतलब 40 तो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए. नॉर्मल ब्रिक्स, आसियान, डब्ल्यूटीओ का इतना तो पता होना चाहिए. जिन जिन के बारे में बताइए, साक्षी, शिवा, नेहा, हेमरू, मानसी, दर्शन, अमन, अनुपम, मोनिका, निकिता, साहिल, गुरविंदर, कीर्ति सिंह, प्रांजल, ऋषभ, डॉली, भावी, रूपाली और भी जिन्होंने ज्यादा मार्क्स हासिल किए उन सबको बताइए. उसके बाद पिलर 4 ये और उसमें पार्ट 1 था इनपुट्स. इनपुट्स के अंदर 40 मार्क्स तो आने चाहिए. मतलब 20 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए क्योंकि समझो वो तो हैंडआउट भी पतला है. वो फर्टिलाइजर लैंड सीड इतना तो था उसमें. एटलीस्ट 40 मार्क्स होने चाहिए. सोनिया, एंजल, शामसु जमा, निखिल, मयंक, आनंदिता, निकिता, इनायत, आस्था, आशुतोष, नवजोत, हेमरूम, आर्यन, सईद, आरुषि, आंचल, वीरेंद्र, अनु और भी जिन लोगों ने ज्यादा मार्क्स हासिल किए बताइए. लास्टली देयर वाज पिलर 4A2 एग्रीकल्चर आउटपुट की टेस्ट थी. इसके अंदर भाई जो पिलर 4A2 इसमें क्या बहुत ज्यादा स्कीम की खिचड़ी हो जाती है, खासकर हम आखिर तक पहुंचे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह तक. खैर एटलीस्ट 30 मतलब 15 साल तो ठीक होने चाहिए. तो जिन जिनके हो रहे हैं 30 मार्क्स, सेमी, शामसु जमा, सोनिका, ज्योति, उपासना, नवजोत, हिमांशु, पारुल, शुभम, अजित, प्रदीप, शिवाशीष, हिमांशु, सोमेश, राशि, आनंदित, अंशुल, आरुषि और भी लोग जिन्होंने और ज्यादा मार्क्स हासिल किए सबको बताइए. प्रश्न, तुमको ये इतने सारे नाम लेने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको पहले भी बताया था. आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, घर पे बैठ के आपको लगता है कि मैं ही राजा हूं, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो मैं ही पूरे भारत में सबसे ज्यादा तैयारी करता. ऐसा नहीं है. आपके अलावा भी बहुत सारे लोग और मेहनत कर रहे हैं. सो यू नीड टू आल्सो पुट एफर्ट्स. अभी हम जो पहुंचे पिलर 4B में, ये जो पिलर 4B था मतलब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के आगे पीछे की बात है. पहले इसका एक ही हैंडआउट हुआ करता था. और अभी हो क्या रहा है कि समझिए एक हैंडआउट में 70 पेजेस. अब इसमें जो नया इकोनॉमिक सर्वे है उसने बहुत सारी इधर-उधर बातें की हैं. वो सब में डालूंगा तो फिर वो और लंबा हो जाएगा. तो मैंने 2 पार्ट कर दिए ताकि आपको रिवीजन में एफिशिएंसी रहे और उसके फिर मुझे टेस्ट भी काटने वो 2 कि मान लो मंगलवार को एक टेस्ट, बुधवार को ऐसा मैं कुछ करना चाहूं तो सुविधा रहे. तो अभी मैंने पिलर 4B 1 हैंडआउट अपलोड किया जिसमें हम आज बात करेंगे एलपीजी रिफॉर्म, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फैक्ट लेबर लॉज. ये कल देखेंगे. मतलब 2 दिन ये हैंडआउट चलेगा. उसके बाद मैं सेकंड हैंडआउट अपलोड करूंगा पिलर 4B 2. वो पतला ही होगा, समझो 20-25 पेज का होगा. उसमें मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल सर्विस, क्वालिटी कंट्रोल, आईएसआई मार्क, कंज्यूमर कोड, ये सब होगा. तो देयर विल बी 2 हैंडआउट्स. नोट पेन लेके बैठना है क्योंकि सब फ्लो में चलता रहे तो थोड़ा अंदाजा रहे कि क्या बात हुई थी. हैंडआउट कहां से अपलोड कर सकते हैं? अकेडमी में आप जाइए, माल पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ और ये जो पीडीएफ होते हैं एंड्रॉइड में ऊपर 3 डॉट से डाउनलोड कर सकते हैं. आईफोन में नीचे एरो से डाउनलोड होता है. लैपटॉप में academy.com/manual.org कोर्सेज लेटेस्ट, उसमें पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, माल डाउनलोड कर सकते हैं. तो नाउ लेट अस गो इनटू द टॉपिक. तो पिलर 4B मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर. सबसे पहले हमको बात करनी है एलपीजी रिफॉर्म्स की. एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते क्या है अभी आगे साइड में देखेंगे. उसके फायदा ये हुआ कि एग्रीकल्चर में पहले जो 64% वर्कर्स काम करते थे वो गिर गए थे 42 हो गए क्योंकि उसकी बजाय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए तो सब शहरों में माइग्रेट करके काम ढूंढने लगे. तो ये 1948 में भारत की सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मिनिस्टर थे उन्होंने बनाई थी. याद रखना है खासकर स्टेट सर्विस एग्जाम में. फिर 56 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया. उसमें सारी बातें क्या थी कि सरकारी कंपनियों से ही सारा करवाएंगे, प्राइवेट सेक्टर का सब नहीं होना चाहिए, नेशनलाइजेशन कर देंगे, ऐसी सब बातें थी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब बाहर से चीजें आयात नहीं करेंगे, इंपोर्टेड चीजों पे ज्यादा टैक्स टैरिफ लगाएंगे, स्वदेशी माल अपनाओ, ये बात थी. फिर उन सबके चलते आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. उसको सॉल्व करने के लिए 1991 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए जो अभी 5-10 मिनट में खत्म करते हैं. एलपीजी स्टैंड्स फॉर एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकीकरण. सबसे पहले लिबरलाइजेशन, उदारीकरण मतलब उदारीकरण वाला उधारों के पैसा दे दो ऐसा नहीं. लिबरलाइजेशन मतलब रिलैक्स करना. पहले जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल हो, पुलिस राज हो, उसको थोड़ा डीरेगुलेट करना. उसके वास्ते क्या हुआ माइंड मैप दिया है सब पर, मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद पता चल जाएगा. देखिए पहले क्या था, ये नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया, माफ कीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लेके जितने सब मिनिस्टर आए ऑल द वे अप टू राजीव गांधी तक. तो वहां पर समस्या क्या थी कि सरकार को ये लगता था जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पर सब गरीबों का शोषण होगा, हमें रशिया और चाइना जैसा सोशलिज्म की तरफ रुख होना चाहिए, सरकार ने इंडस्ट्री पे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी. तो जैसे सरकारी कंपनियां ज्यादातर चीजों में सरकारी कंपनियां हुआ करती थी और उसमें मिनिस्टर की ज्यादा दखल थी. आपको कोई भी धंधा शुरू करना है, साइकिल बनानी है, फोन बनाना है, उसके वास्ते लाइसेंस लेना पड़ता था. फिर जब आप लाइसेंस लेते थे सरकार आप पे प्रोडक्शन कोटा लगाती थी कि देखो भारत में सिर्फ 100 मेट्रिक टन ही स्टील बन रहा है, तो तुम अगर 25,000 साइकिल बनाओगे तो शॉर्टेज हो जाएगी स्टील की, तो महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए तुम सिर्फ 5,000 साइकिल बनाओ. तुम्हें 36,000 साइकिल बनानी है तो हमसे अलग से परमिशन लेना पड़ेगा, हमारा इंस्पेक्टर चेक करने आएगा. और ये सब इंस्पेक्टर चेक करने आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिश्वत मांगेंगे. तो डिले, करप्शन, नॉइज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब तकलीफ थी. तो नरसिम्हा राव ने फिक्स कैसे किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियल लाइसेंस की सिस्टम खत्म कर दी. कोई लाइसेंस जरूरी नहीं सिवाय कि कुछ 5 चीजों के लिए लाइसेंस लेना पड़े. एक तो दारू, टोबैको, इलेक्ट्रॉनिक, एयरस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक, सम हैजार्डस केमिकल्स जैसे ये जो भी पेस्टिसाइड या एसिड ऐसा कुछ बनाते हो, ये 5 चीज बनानी है तो सरकार से लाइसेंस लेना है. बाकी आपको जो ये टीवी, फ्रिज, मोबाइल, माउस, पेन, बिस्किट, ब्रेड कुछ बनाना है, नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स आपने कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल कुछ एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम जमा करना पड़ेगा, पर वो लाइसेंस नहीं है कि वो रोक देंगे, ओके तुम आज करो, प्रोडक्शन करो. तो बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह, उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक मेमोरेंडम डालना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं लेना है. अभी मैंने आपको बात की मैन्युफैक्चरिंग की बात. समझो बैंकिंग, इंश्योरेंस, एविएशन, टेलीकॉम, ये सब सर्विस सेक्टर है और वो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंक, इंश्योरेंस. तो वहां तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आरबीआई से लाइसेंस लेके आप बैंक शुरू कर सकते हैं. तो खिचड़ी मत करना, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है. यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं. दूसरा, ये लिबरलाइजेशन से पहले
सरकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ये छोटे जो गृह उद्योग, लघु उद्योग, आचार पापड़ अगरबत्ती, इसको बहुत प्रोटेक्ट करना है कि आचार पापड़ अगरबत्ती अलमारी ये मुकेश अंबानी नहीं बना सकते, ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकती। तो पहले ऐसा सब रिजर्वेशन सिस्टम था कि बिग कंपनीज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई, जैसे पिकल, एक्स, वैक्स कैंडल्स, मतलब मोमबत्ती, मस्टर्ड का तेल, ग्राउंडनट तेल, मूंगफली का तेल, ये सब के अंदर कांच की चूड़ियां, स्टील की अलमारी बड़ी कंपनी नहीं खोल सकती थी इसकी फैक्ट्री, सिर्फ छोटे उद्योग को, लघु उद्योग, एमएसएमई को अलाउड था। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते अब क्या किया, धीरे-धीरे ये पूरा रिजर्वेशन सिस्टम खत्म कर दिया। तो 2015 तक हम पहुंचते हैं, तब ऐसा कोई एसएसआई या एमएसएमई के लिए रिजर्वेशन है नहीं, जिसको जो बनाना है बना सकता है। मतलब मुकेश अंबानी भी बना सकते हैं, उसको जो आचार पापड़ अगरबत्ती बनानी है, ही इज नॉट प्रोहिबिटेड। तो एलपीजी के अंदर एल फॉर लिबरलाइजेशन देख लिया, अभी देखते हैं पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में दो बातें हैं। अब जैसे सरकारी कंपनी थी एयर इंडिया, वो लॉस में चले तो सरकार ने प्राइवेटाइज करके टाटा को बेच दिया। इसी तरह एक बेकार बैंक था कोई आईडीबीआई, उसको भी बेच देने की प्रोसेस चली। तो ये एक मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। दूसरा प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा ये भी है, अलाउइंग एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। पहले बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, एविएशन, ऑयल, गैस में सरकारी कंपनी हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब से यहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज कैन ऑपरेट एंड डू बिजनेस। पहले ये था कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उसमें सिर्फ सरकारी कंपनी खोल सकते थे, प्राइवेट सेक्टर नॉट अलाउड, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एविएशन, टेलीकॉम। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स में पी फॉर प्राइवेटाइजेशन के नाम पे अब सरकार ने कहा सिर्फ दो सेक्टर रिजर्व है सरकारी कंपनियों के लिए, एक है एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट। बाकी जितनी है उसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हो सकती है। रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी अब तो ऐसा है कि सरकारी ट्रेन पे टाटा की, सरकारी रेलवे पटरी पे, रेलवे ट्रैक पे टाटा की प्राइवेट ट्रेन भी चल सकती है, वो हम लोग पिलर 5 में देखेंगे। पहले सरकार बैंक, इंश्योरेंस, एविएशन में कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी दिखे तो नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता था, नेशनलाइज कर दिया जाता था, जो हमने पिलर 1 में देखा था। एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत अब ऐसा कोई नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे जिसकी जो प्राइवेट कंपनी है तुम मालिक हो, तुम चलाओ, सरकार टेक ओवर नहीं करेगी। तो एल फॉर लिबरलाइजेशन एंड पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड नाउ जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, एक प्रोसेस है, उसमें गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, इनोवेशन, ये सबका फ्री फ्लो जब अलाउ किया जाए तो हम ग्लोबलाइजेशन है। तो अभी जो चल रहा है उसको आप क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डी ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि रिवर जा रहा है, अब सब देश अपनी दीवारें ऊंची कर रहे हैं, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, इमिग्रेंट्स को भगाओ यहाँ से, ये सब चल रहा है। तो नाउ वी आर इन द एरा ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, हालांकि मैं इसमें आराम से समझेंगे। 1991 से पहले भारत में ग्लोबलाइजेशन को शक की निगाहों से देखते थे। ये सब अमेरिका की कंपनियों का एफडीआई अलाउ करेंगे, सीआईए इसमें अपनी शेल कंपनी खोलेगी, हमारी सरकार को गिरा देगी, विदेशी ताकतें हमें परेशान करेंगी, ऐसा सब डर में कुछ अलाउ नहीं करते थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, अनेक प्रकार के टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर थे, उसके चलते स्मगलिंग भी होता था। मान लो कि इंपोर्टेड रिस्ट वॉचेस, उस पे सरकार का 200% कस्टम्स ड्यूटी, क्योंकि तुम ये स्वदेशी और उसमें भी सरकारी एचएमटी का रिस्ट वॉच ही पहनो। तो जो मालदार पब्लिक है वो करने, हम तो स्मगलिंग से दाव वगैरह जो भी तुमसे खरीद लेंगे, तो स्मगलिंग काफी होता था, तस्करी बहुत होती थी। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट थे, फॉरेन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ नहीं करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। 1991 में क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म, उसके बाद 1995 तक हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, तो अपने टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर हमको हटाने पड़े, कम करने पड़े, वो हम पिलर 3C में देख चुके हैं। उसी तरह ये जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के रूल्स थे वो भी हमने रिलैक्स कर दिया। तो इसके बियॉन्ड एलपीजी रिफॉर्म्स वो इतनी हॉट एंड हैपनिंग चीज अब है नहीं, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब नए बज़वर्ड्स हैं। हालांकि इस पे आपको और पढ़ना हो, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी हो, एनसीईआरटी क्लास 11 उसका चैप्टर 2 एंड 3 देख लेना। एलपीजी रिफॉर्म्स पे और भी सब आए, वो मेरी यूट्यूब चैनल पे आप राव सर्च करना तो मिलेंगे, पर ये सब प्रायोरिटी में नहीं समझो, बहुत फ्री टाइम मिले, कुछ काम नहीं हो तब देखना, अदरवाइज एलपीजी अब इतना हॉट हैपनिंग चीज नहीं है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स इज डन। अब उसके बाद क्या, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब चल रहा है। देखिए, पहली औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें एनर्जी सोर्स था कोयला, और उससे फैक्ट्री, रेलवे, टेलीग्राफ, स्टीमशिप, ये सब चलाएंगे। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल से चीजें चलने लगी, मोटर व्हीकल, टीवी, पियानो, सिनेमा, सब। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हाइड्रोजन व्हीकल्स, ड्रोन, फ्लेक्सिबल रोबोट, 3D प्रिंटर, ये सब धीरे-धीरे शुरू होता है। तो अभी हम पहुंचे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ये शब्द पहली बार 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूज किया गया। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब समझो थर्ड वाला ही है कि कंप्यूटर, रोबोट, ड्रोन, यही सब है, पर इसमें थोड़ा और नए-नए टेक्नोलॉजी डालेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि मैं ऑफिस से घर पे आऊं और रास्ते में एलजी का ऐप में कमांड दे दूं कि घर पे एसी चालू हो जाना चाहिए और इतना टेंपरेचर होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। इसमें एआई इनेबल्ड स्मार्ट फैक्ट्री होगी, दिन रात काम करे, वेस्टेज एकदम कम हो, एनर्जी का, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम हो, ये सब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इसमें एआई का काफी महत्व है, तो उसके लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जीपीएआई बनाया गया, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके अलावा एआई के और भी समिट चीजें हैं, वो हम लोग पिलर 3C इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में देख चुके हैं। अभी एआई के नाम पे रोज उठ के कुछ ना कुछ नया चलते रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने दो चीजें लॉन्च की है, एआई कंप्यूट पोर्टल। तो ऐसा कि समझो एक चीज है GoDaddy, मान लीजिए मुझे वेबसाइट चलानी हो, तो एक तो मैं ये करूँ कि घर पे ही बड़ा सा सर्वर लगा दूं और इससे इंटरनेट तार चलाऊं और फिर उससे वेबसाइट चले, लेकिन इतना खर्चा हर एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता। तो GoDaddy क्या करेगा, उसके पास टेराबाइट्स ऑफ उसकी सब ऑनलाइन सर्वर कैपेसिटी होगी, आप उसको महीने के 99 रुपये दो और वो आपको उस जो वो उसका सर्वर है उसमें से आपको कुछ हिस्सा की 1 जीबी तुम्हारा हुआ और इतने 1 लाख यूजर्स हर महीने आए, उतने पेज का मैं तुमको बैंडविड्थ और सर्वर कैपेसिटी देता हूं, मौज करो और फिर आप उसमें अपनी वेबसाइट चलाओ। तो हर एक को समझो हार्डवेयर और महंगा महंगा सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। तो एआई का कुछ नया हमें बनाना है, मतलब किसी स्टार्टअप वाले को, किसी स्टूडेंट को कुछ, तो इसके लिए तो, और खासकर जनरेटिव एआई, ये सब ब्लॉक में आप फोटो बना सकते हैं, वो क्या जीबली स्टाइल चैट जीपीटी फोटो बनाते हैं, तो उसमें सीपीयू से ज्यादा जीपीयू का महत्व है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हर एक आदमी इतना महंगा महंगा जो भी 60,000 लाख रुपए का सिर्फ जीपीयू आता होगा नहीं खरीद सकते। तो सरकार ने कहा हम कुछ ऐसे 10,000 जीपीयू खरीद के ऐसा एआई कंप्यूट पोर्टल बनाएंगे, फिर उसमें कुछ होगा कि मान लो 1 जीबी तक आपका फ्री है, तो उतना उसका कुछ बनाओ आप, उसे बड़ा है तो उसमें कुछ पैसा मांगेंगे, GoDaddy जैसा कुछ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बस एक लाइन में याद रखना, एआई कंप्यूट पोर्टल है, बाकी स्टार्टअप वाले, बाकी भी लोग, सब लोग ऐसा महंगी चीज नहीं खरीद सकते, बट स्टिल दे कैन डू सम एआई डेवलपमेंट। अब इसे समझो आपको हार्डवेयर एक्सेस मिल गया, हार्डवेयर एक्सेस, लेकिन उसमें आपको जो कोडिंग करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने बनाया एआई कोशा या कोश, तो उसमें सभी आपको टूल किट और सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, उससे आप कोडिंग कर सकते हैं। दोनों का मालिक कौन है, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये जो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बनाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें मेन बात क्या थी, एलपीजी रिफॉर्म्स। उसके बाद अलग अलग सरकारें, उन्होंने समझो पॉलिसी चेंज नहीं की, उसमें दो चार नए मुद्दे जुड़े होंगे, तो नया एकदम फ्रेश आपको चाहिए, ग्राउंड जीरो से बना हुआ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो 2017 में कॉमर्स मिशन ने सोचा कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बाकी सब चीजें जो भी बातें हो, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है, वो बस कहते हैं कि बनाएंगे कभी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भारत के उद्योगों में अवेयरनेस फैलानी है, तो एक समर्थ उद्योग भारत नाम की योजना है, वो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री चलाती है। एक लाइन में याद रखना है और इसमें जाना नहीं है। इट इज फॉर इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमंग द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कंपनी।
ये जो मूवी आई थी अवतार, जेम्स कैमरन वाली, जिसमें गोविंदा ने रोल रिजेक्ट कर दिया था, उसमें आपको याद हो तो वो एक कर्नल है और ऐसे सब मैकेनिकल रोबोट में खुद बैठ जाता है और वो सब फाइट करता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? ह्यूमन रोबोट, मतलब अकेला रोबोट नहीं है, उसमें आदमी भी है। तो इसे क्या कहेंगे? कोबॉट्स। कोबॉट्स। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में समझो रोबोट काम करेंगे, लेकिन जब पांचवा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा उसमें कोबॉट्स से काम किया जाएगा। अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है, हम सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे हैं कि कितना पैसा बचा, कितना कमाया। फिफ्थ में सब कितनी चुपड़ी बात होगी, सोसाइटल वैल्यू, इंडस्ट्री इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अब ये सब बोलने की बात आप भी जानते हैं, बट एनीवेज ये कुछ एमसीक्यू में पूछे तो ठीक है, ये फीचर है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वर्कर को स्ट्रेस दिया जाता है, टारगेट पूरे करो, 9 to 5 पूरा अपना काम करो। फिफ्थ में नहीं, उसकी वेलबींग बहुत जरूरी है, ऐसी बातें होंगी। फोर्थ में एफिशिएंसी पे फोकस है, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण को बचाना, वो फोकस में रहेगा। वैसे ये मीन्स के लिए ज्यादा काम का है, लेकिन कुछ बार क्या ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया 4-5 लाइनें, तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमें थोड़ी बहुत अंदाज होनी चाहिए। एलपीजी रिफॉर्म्स डन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डन, एआई डन, सर्कुलर इकोनॉमी देखते हैं। सपोज हमें बनाना है एक स्पून, चम्मच, तो हम माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके उसमें से आयरन और लोहा अयस्क निकालेंगे, उसमें से स्टील निकालेंगे, उसमें से स्पून बनाएंगे, फिर कभी खराब हो जाएगा फेंक देंगे। तो वर्जिन रिसोर्सेज, मतलब ब्रांड न्यू जमीन से हमने कुछ निकाला, नया लकड़ी काटा, उससे कुछ बनाया, ये कर रहे हैं। सो दिस इज अ लीनियर वैल्यू चेन। सर्कुलर इकोनॉमी में होगा क्या कि वर्जिन रिसोर्सेज भी यूज करो, कि मिनरल और जमीन से खोद के निकाला। पुराना मान लीजिए किसी का कबाड़ी में कार बेचा है उसने, उसको पिघला, उसमें से भी स्टील निकलेगा, फिर दोनों को कंबाइन करके आप बनाओ ये स्टील का चम्मच, और इसे आप यूज करें। जब आपको नहीं मजा आ रहा है तब उसे फेंकेंगे नहीं, रिसाइकल में देंगे, फिर वापस मेल्ट करके कुछ नया बनाएंगे। तो ये क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें और भी है, इसके 5 बिजनेस मॉडल वगैरह, पर वो मेंस के लिए ज्यादा उपयोगी है, तो मेंस के लेक्चर्स में जून महीने में देखेंगे। इसके बाद मुद्दा आता है, तो एलपीजी से लेकर शुरुआत की बातें खत्म। अब आएगा मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में बनाई गई। इसका मालिक याद रखना कॉमर्स मिनिस्ट्री है। इनका टारगेट था कि भारत देश का जीडीपी, मतलब 100 रुपीज का प्रोडक्शन जो हो रहा है, आप जानते हैं कुछ एग्रीकल्चर से होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से होगा, कुछ सर्विस सेक्टर से होगा। मैन्युफैक्चरिंग से करीब 17% अपना जीडीपी आता है। इनकी चाहत क्या है कि ये बढ़ा के हो जाना चाहिए 25% ऑफ अवर जीडीपी शुड कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऐसा ये 2011 में बोल रहे थे, अब ये 2025 है। आज इलेक्शन से पहले भी मैंने एक बार चेक किया कि भाई कितना है, तो अभी भी इतना ही है, कितना 17%। तो ये टारगेट है, एंड वी हैव टू क्रिएट 100 मिलियन न्यू जॉब्स। इसके वास्ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल अपग्रेडेशन, इनोवेशन, ये सब बातें होंगी। ये जो नया मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है उसमें कुछ जोन या कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, निम्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये ऐसा कि सपोज अहमदाबाद धौलेरा रीजन में एक एनआईएमजेड बनाएंगे, जिसको बाद में उन्होंने कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन ऐसा कुछ बोल दिया। उसी तरह ये मारवाड़ के आसपास बनाएंगे, नीचे ये बीडिंग, और महाराष्ट्र में भी ऐसे बनाएंगे, मध्य प्रदेश में ऐसे बनाएंगे। ये जो जोन बनाए जाएंगे उसमें क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, वेयर हाउस होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, टैक्स में छूट देंगे, जल्दी जल्दी एफडीआई अप्रूव करेंगे, रेल रोड, एनर्जी, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मजदूरों के लिए स्कूल हॉस्पिटल बनाएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे जो नीम्स बनेंगे वहां पर लेबर लॉज आसान रखे जाएंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे कि कैसे फैक्ट्री लॉ में ऐसा सब लिखा है कि रात की शिफ्ट में महिलाओं से काम नहीं करा सकते, हैवी मशीनरी के पास महिलाओं से काम नहीं करा सकते, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे जोन्स में लागू नहीं होंगे। फिर कल हम देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो मान लीजिए आपने 100 मजदूरों को निकालना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। इधर सब ऐसा नहीं होगा, सब छूट होगी, देना हायरिंग फायरिंग कर सकते हैं। अब ये जो एनआईएमजेड है, कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज मानी जाएंगे। मतलब आप समझो, जो नॉर्मल अहमदाबाद म्यूनिसिपलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उसमें आप जानते हैं कॉर्पोरेटर और मेयर का इलेक्शन होगा, उसमें सब एससी एसटी विमेन रिजर्वेशन होगा। ये सब चीजें यहाँ पर लागू नहीं होगी। ये जो अलग से समझो टाउनशिप या नया कुछ बनाया जाएगा, तो ऐसा ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होंगे। ये बनाने की तो बात थी, पर बाद में कुछ खास चला नहीं। मतलब इन केस ऑफ गुजरात की अगर हम केस स्टडी देखें, और वैसे भी गुजरात स्टेट और यूनियन का फोकस शिफ्ट हो गया। कहाँ हो गया आप याद करो, गिफ्ट सिटी, जो पिलर 3 में हमने देखा था। उनको लगा देखो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से आगे बढ़ना तो वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो इसमें बहुत रिसोर्सेज नहीं खर्च करने मैन्युफैक्चरिंग में। गिफ्ट सिटी और ये बैंकिंग सर्विस सेक्टर और ये सब में कुछ कर सकते हैं, तो उस पर ज्यादा जोर लगाया गया। इसलिए आजकल ये सब मतलब नेगलेक्टेड है, इतना हॉट हैपनिंग है नहीं। यार वो मेंस में देखेंगे। तो समझो एक तो एसईजेड कि उसमें टैक्स की माफी होती है, हमने पिलर 3 में देखा था। अब ऐसे थोड़े और एसईजेड कंबाइन करो, आपस में रेल रोड से जोड़ दो तो नीम्स बनता है। ऐसे बहुत सारे और जोड़ दो तो बनता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कि जिसके अंदर मल्टीपल ऐसे सब नीम्स और एसईजेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई दिल्ली का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर से कोलकाता का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से विशाखापट्टनम, ये सब होंगे। इसका सब जनरल नॉलेज आपके अंडर में दिया, आप ठीक है ना। ऐसे मल्टीपल नीम्स एंड एसईजेड को कवर करते हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाते हैं, और आपको याद करना रखना है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री इसका काम देखती है। इसके अलावा पिछले साल आप जानते हैं 2 बजट आई, इंटरिम बजट और इलेक्शन के बाद जनरल बजट, उसमें 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का बोला गया है। क्या हमें ये याद रखना है, जब इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में नहीं, लेकिन ये प्लेसेस है, ऐसा थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन के लिए दिया होगा हैंडआउट में। डिफेंस के लिए भी ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाते हैं। मतलब वहाँ पर समझो कि AK-47 बनाना तो स्टील चाहिए, लकड़ी चाहिए, गन पाउडर चाहिए, तो उसके अलग अलग जो भी फैक्ट्रीज होंगी साथ में लगे, वहाँ पर रेल रोड कनेक्टिविटी हो, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसी सब बातें। तो केरला में बनाया, फिर ऐसे कॉरिडोर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में बनाने की बातें हुई। तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड एनआईएमजेड। अभी इसके बाद जो पढ़ना है वो कंटिन्यूस हमें पीएलआई तक पढ़ना पड़ेगा, तो बेटर वी टेक अ ब्रेक इन एडवांस, और फिर आराम से वो कंटिन्यूस पढ़ते हैं। मेक इन इंडिया क्या है, असेंबल इंडिया क्या है, वगैरह वगैरह। तो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. Thirty more seconds. फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वोट करें। अनीश, मुनीश, शुभम, अर्जुन, मयंक, हर्ष, अमर, कोमल, एंड दान, जस्ट मूव फॉरवर्ड। देखिए एलपीजी रिफॉर्म, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी देख ली। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एक स्टेपल थीसिस है वो इकोनॉमी की ऐसी थियरी जो कहती है कि जो देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है वो बहुत तरक्की करेगा। तो सऊदी अरबिया देख लो क्योंकि ऑयल है, कनाडा के पास वुड, कॉयल, यूरेनियम मेटल्स हैं, तो इट इज इनेविटेबल दे विल ग्रो। चाइना के पास भी लिथियम और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सेस है, तो वो भी भविष्य में आगे बढ़ेगा। और तो भारत क्या करे? देखिए अपने पास ऐसी जियोलॉजी तो बहुत है नहीं, एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज इतने बहुत ज्यादा है नहीं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी अच्छी हो तो भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, वहाँ पर टूरिज्म से चलता है। अब इंडिया के पास भी कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से आसाम सब है टूरिज्म पोटेंशियल, लेकिन अपनी आबादी जो भी हो 130 करोड़ से ज्यादा, तो सब लोग तो कोई टैक्सी ड्राइवर, होटल का शेफ, वेट्रेस ये सब बन के तो नहीं जीवन गुजार सकते। तो ज्योग्राफी या टूरिज्म अलोन कैन नॉट सस्टेन अवर लार्ज पॉपुलेशन। उसमें भी याद करो कोरोना जैसा कुछ आ जाए तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद है, मॉरिशस, मालदीव सबके वांदे हो गए। तो हम क्या करें? तो तीसरा तरीका हो सकता है जीन्स। मतलब जीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आईटी का डिग्री चाहिए, आईएम का डिग्री चाहिए? नहीं भाई, सिलाई मशीन पे काम करने का आना चाहिए। तो लो स्किल प्रोडक्ट्स बनाओ। चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया ये सब ने ऐसे ही काम शुरू किया, लो स्किल प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसमें पैसा मिले। इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ नए लोगों को रिक्रूट करेगा, उनके सेकंड जनरेशन के बच्चे थोड़ा पढ़ लेंगे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फिर ये जो भी एलजी, सैमसंग और एप्पल बनाना शुरू करे। तो पहले लो स्किल प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद हाई स्किल प्रोडक्ट बनाओ, यानी जिनसे जेट्स में ग्रो करो। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि दिस इज द वे, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। जियोलॉजी और ज्योग्राफी से बहुत हम कर नहीं सकते। नॉर्मली कोई भी देश आप देखिए, क्या यूएसए शुरुआत में सब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, उसके बाद उन्होंने भी लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, मोटर कार्स, वो फोर्ड का मोटर वगैरह बनाना शुरू किया। लास्ट स्टेज में अब क्या जेट्स, मतलब ये जो भी बोइंग या फाइटर जेट्स बनाएंगे, लॉकहीड मार्टिन वगैरह, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन ये एआई कंप्यूटिंग, गूगल, फेसबुक, अमेज़न ये सब बनाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आउटसोर्स कर दिया है। तो भारत भी ऐसे ग्रो करना चाहिए, पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सर्विस सेक्टर। लेकिन आप पाएंगे अपना जीडीपी कंपोजिशन पहले कैसा था कि सपोज 50% एग्रीकल्चर से आए, फिर अचानक से कैसा हो गया कि 55% सर्विस सेक्टर से है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो 17-18 के आसपास ही फंसा है कई सालों से, ऐसा क्यों? इन अदर वर्ड्स वी हैव डायरेक्टली जंप्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स हम क्रिएट नहीं कर पाए, जो मैंने आपको आगे भी बताया, अराउंड 17% ऑफ जीडीपी कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ये कभी ग्रो हुआ ही नहीं उससे बड़ा। इसका कारण जब आप सोचने बैठो तो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यूनियन के पास कुछ चीजें हैं, स्टेट के पास कुछ चीजें हैं। जब आपको फैक्ट्री बनानी है उसके लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, उसमें लेबर लॉज आते हैं, फैक्ट्री लॉज आते हैं, इन सब में स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत कुछ रोल रहता है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडा राज, करप्शन, हर छोटी चीज के लिए समझो बिजनेसमैन ने सेंट्रल मिनिस्टर का परमिशन नहीं लेना होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ये सब जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जाना पड़ता है। तो क्योंकि ये जो अपना फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इस कारण से मैन्युफैक्चरिंग पहले भी ग्रो नहीं कर पाया, भविष्य में भी आपको वी शुड होप फॉर पॉजिटिव थिंग्स, पर ये तकलीफ रहेगी। तो सर्विस सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी अपनी रहेगी ऐसा मुझे लगता है, फिर वो मेंस में देखेंगे। अब ये सब देखते हुए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग तो भाई बहुत नेगलेक्ट हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए हम मेक इन इंडिया करते हैं। मेक इन इंडिया के नाम पे पॉलिसी ठीक करें, एफडीआई रिलैक्स करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स में फायदा, स्किल डेवलपमेंट ये सब करेंगे। मेक इन इंडिया के नाम पे ऑटोमोबाइल, एविएशन, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेम ये सबको प्रमोट करेंगे। उसकी योजनाओं के भी मैंने नाम हैंडआउट में दिए हैं, जो काम की योजना है हम लोग इधर पिलर 5 में आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब देखेंगे। तो बहुत लोड नहीं लेना क्योंकि ये भी अब आउटडेटेड जैसी चीज हो गई, इसका बहुत बातें होती नहीं है। पर स्टेट सर्विस एग्जाम में आप जानते हो क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते, तो उसमें कुछ आपको पता होना चाहिए। ये मेक इन इंडिया में ही डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स थे कि मान लो भारत सरकार ने 100 करोड़ का फाइटर जेट खरीदा फ्रांस से, तो फ्रांस की उस राफेल कंपनी ने मान लो 5% ऑफ दैट अमाउंट, यानी 5 करोड़ भारत की कोई कंपनी में एफडीआई के रूप में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी मैनेजर प्रैक्टिस भारत में आए और हमारी इकोनॉमी को मदद मिले। ऐसा डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स था। फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, मतलब अगर सरकार को कुछ मशीन गन, हेलमेट, नाइट विजन गॉगल, बुलेट प्रूफ जैकेट ये सब लेना है तो भारत में बनाया गया होगा, मेड इन इंडिया, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ई वीजा स्कीम, स्वदेश दर्शन, पूरी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रसाद स्कीम, वेलनेस टूरिज्म मतलब योगा, आयुर्वेद ये सबको प्रमोट करेंगे। मेडिकल टूरिज्म, मान लो अमेरिका में हार्ट सर्जरी का खर्चा हो $1 लाख और भारत के अंदर वो 2 लाख रुपये, तो अपना सस्ता है रुपये में, तो वहाँ से भी लोग भारत में सर्जरी कराने आए, ऐसा सब प्रमोट करना है। ये सब भी मेक इन इंडिया में हम प्रमोट करेंगे। वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर विल बी प्रमोटेड। फिर 2022 में इसमें कुछ और भी नए सेक्टर ऐड किए जो आपके ऑब्जर्वेशन के लिए हैंडआउट में दिए हैं, तो वो आप पढ़ लेना, उसमें 40 मिनट नहीं खींचने। तो मेक इन इंडिया हो गया। अब असेंबल इन इंडिया एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम समझते हैं। 2020 के सर्वे में बात हुई असेंबल इन इंडिया, मतलब कि मेक इन इंडिया पुराना हो गया तो कुछ नया चीज लाते हैं, असेंबल इन इंडिया, उसमें बात हुई नेटवर्क प्रोडक्ट्स। देखिए मित्रों, ये जो आईफोन है तो एक जगह नहीं बनता है,
उसका स्क्रीन वो सैमसंग कंपनी से खरीदते हैं तो कोरिया से बन के आया होगा, उसका कैमरा मान लो जापान में बना, उसका बैटरी मान लो चाइना में बना, एंड लास्टली ये सब कुछ भारत के अंदर असेंबल करके आईफोन बनाया जाता है। तो ये एक नेटवर्क प्रोडक्ट है। नेटवर्क प्रोडक्ट मतलब क्या? उसके अलग-अलग कंपोनेंट्स अलग-अलग जगह से लाके फाइनल फैक्ट्री में असेंबल किए जाते हैं। पहले ये काम चीन में ज़्यादा होता था, आजकल उन्हें शिफ्ट करके भारत में कर रहे हैं। फ्रेंड शोरिंग चल रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे ने बात की वाइल्ड गीज़ फ्लाइंग मॉडल, जंगली बतख या हंस और उनके उड़ने वाले जो होते हैं उसका मॉडल। वो बात ऐसी है, देखिए सबसे पहले जापान के अंदर आप जानते हैं सोनी कंपनी उसने सब कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक के कैसेट प्लेयर, वॉकमैन ये सब बनाया। फिर उनके वहाँ मजदूर कम पड़ गए, तो वो क्या करेंगे? कोरिया के अंदर अपने फैक्ट्री खोले होंगे और वहाँ के मजदूर बनाए। अब ऐसी फर्स्ट जनरेशन में जिन्होंने काम किया साउथ कोरिया में, उसके मैनेजर्स वो सीखे होंगे ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा कैसे होता है। फिर वो अपने लोकल बिजनेसमैन के साथ मिलके अपनी कंपनियाँ बनाएंगे जैसे वो एलजी है, सैमसंग है। अब साउथ कोरिया में वो एलजी सैमसंग के टीवी फ्रिज बनाए। फिर उधर भी मजदूर कम पड़ जाए या बूढ़े हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे वियतनाम में। फिर वियतनाम में भी जब मजदूर कम पड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इंडिया में। तो ऐसे जो आकाश में ऐसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं पूरे ग्रुप में माइग्रेटरी बर्ड्स, तो उनका एक ट्रायंगल होता है उसमें वो आगे पीछे चलते हैं। उसी तरह ये जो सप्लाई चेन है ये जो सप्लाई चेन है और जो प्रोडक्शन है नेटवर्क गुड्स का, वो हमेशा एक ज़्यादा एडवांस कंट्री से एक लेस एडवांस कंट्री की तरफ मूव करता है। तो जापान से कोरिया, कोरिया से वियतनाम, वियतनाम से इंडिया आता है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इंडिया अभी उस राइट स्टेज पे है कि जहाँ पर ये चीज़ें भारत में होंगी और ये हो भी रहा है। फोर्ड, फियाट, सुजुकी वगैरह की कार्स यहाँ बनती है और यहाँ से फिर अफ्रीका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसका एक और भी कारण है, चाइना में उनके वर्कर्स की एज होने लगी लगभग 40, भारत के अंदर मान लो हो 25। तो 40 साल का वर्कर है वो कहेगा देखो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझ पे फैमिली की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, तो आप तो मुझे दिन के मान लो 800 रुपए दो तो मैं तो काम करूँ। भारत में यंगर होंगे वो वर्कर्स हो गए ठीक है 400 दे दो मैं काम करूँगा। तो लेबर कॉस्ट या वेज कॉस्ट भारत में कम है, इस कारण से भी एप्पल और दूसरी कंपनियां भारत में आए, ऐसा स्कोप बढ़ता है। द इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन इस असेंबल इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए भारत में क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये जरूरी है। यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टाइमली फैशन में सब डिलीवरी हो ये बहुत जरूरी है। तो शिपिंग डिले, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, लेबर डिस्प्यूट मतलब मजदूरों की हड़ताल हो जाए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, धरना प्रदर्शन हो जाए, ये सब नहीं चलेगा क्योंकि समझो अब उन्होंने तय किया हो कि आईफोन 16 ये तारीख को लॉन्च होना है और दुनिया के सारे स्टोर में मिलना है, तो मिलना चाहिए। फिर इधर धमाल चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और रास्ता रोक के लोग खड़े हैं और उसका नहीं जा पाए ट्रक, देन इट डज नॉट हेल्प इन द अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो असेंबल इन इंडिया देखा, बातें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे। पीएलआई का फुल फॉर्म याद रखना है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम हालांकि अभी 2025 मार्च में बंद कर दी लोगों ने, पर जब तक चलती थी तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। बंद हो गया तो ऐसा तो यूपीएससी नहीं पूछेगा इतनी जल्दी, तो नहीं छोड़ देगा वो। स्कीम का फीचर ये था कि मान लीजिए 2019 में एप्पल कंपनी ने इंडिया में जो आईफोन बनाए थे उसको बेचा, तो इंडिया में आईफोन का सेल हुआ 100 रुपीज़ का 2019 में। फिर 2020 में मान लीजिए उसने वो सेल बढ़ के हो गया 120 या 120 करोड़ का। तो इंक्रीमेंटल सेल कितना बढ़ा है? 20 सीआर का। तो ये जो इंडिया मेड आईफोन्स उसका साल दर साल जो इंक्रीमेंटल सेल बढ़ रहा है उसकी 4 से 6% सब्सिडी भारत सरकार एप्पल कंपनी को देगी। ऐसा अलग अलग सेक्टर की अलग अलग सब्सिडी कि मान लो आप ड्रोन बनाओगे तो उसमें 20% सब्सिडी कि पिछले साल इंडिया में जितने ड्रोन बिके थे उसके मुकाबले अभी जितने ज़्यादा बिके तो वो जितना ज़्यादा बिका उतना उसका 20% आपका सब्सिडी है, ताकि फॉरेन सब कंपनियां अटैक होकर भारत में आए और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये हमेशा से उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव चला है। यहाँ पर आप समझो जो बेस ईयर इन्होंने पकड़ा गया 2019, अब उसके मुकाबले 2020 में किसी कंपनी का प्रोडक्शन या सेल बढ़ कैसे सकता है? नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि कोरोना आ गया था। अब ये स्कीम में इन्होंने क्या लिखा हो कि तुम आज ज्वाइन करते हो तो तुम्हें मान लो 6 साल तक सब्सिडी देंगे। कंपनी वाले बोलेंगे बाद इसके अंदर 1-2 साल तो हमारे वैसे भी वेस्ट गए हैं, तो आप इसे हमें और 2 साल एक्स्ट्रा सब्सिडी दो। सरकार कहेंगे हम नहीं देंगे। तो ये जैसे याद करो जीएसटी कॉम्पेंसेशन में स्टेट्स के साथ लड़ झगड़ लिया, ऐसा इधर ये चौंसलेबाजी करने में रहेंगे। एज़ अ रिजल्ट बहुत सारी कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पाई, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग आए नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स हुए थे। ये लड़ झगड़ के इन्होंने ये सब करवाया था कि स्कीम 2025-26 तक चलेगी, लेकिन अब सरकार ने इसको रोक दिया है। अब इसमें बहुत झंडा लेने का फायदा नहीं, 2 कारण से, एक तो स्कीम वैसे भी बंद हो गया और जब चालू भी था तो भी समझो टेक्निकली हम सब टेक्निकल रूल्स नहीं जानते कि किस पे 4% था, किस पे 6% था, सब्सिडी बैंक में देंगे या जीएसटी में एडजस्ट करेंगे, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। सेक्टर्स थोड़े बहुत याद रखने, ऑटोमोबाइल्स पे, ड्रोन्स पे, फिर ये बैटरी या केमिस्ट्री सेल जो भी है, फार्मास्यूटिकल पे, टेलीकॉम पे, फूड प्रोडक्ट्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड मतलब एसी और एलईडी ऐसी घर की जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल में मैन मेड फाइबर्स मतलब नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब जो पहनने का वस्त्र के अलावा वाला, पैराशूट, शू लेसिस, सर्जिकल गाउन, बुलेट प्रूफ जैकेट ये सब। और भी हैं तो वो सब अलग-अलग सेक्टर्स थे। फिर इन्होंने कहा देखो पीएलआई 2.0 आईटी हार्डवेयर में और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लेके आते हैं। ये सब भी किया, लेकिन 2025 मार्च तक आके अब गए तो सॉरी वी आर क्लोज, मतलब ये कहा है कि अब से कोई नई कंपनियां अप्लाई करेंगी इसमें तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और जो पुरानी कंपनियां तो उनका अब चलेगा कि नहीं भविष्य में वो भी कुछ खुल के बोला नहीं है। आई वुड प्रिज्यूम कि मान लो किसी ने 2020 में ज्वाइन किया है और उसको बोला 5 साल सब्सिडी देंगे तो इस साल धक्का मार के खत्म करेंगे, पर अब नए लोगों को मतलब समझो इसमें एंट्री नहीं देंगे। तो पीएलआई स्कीम स्टॉप। इसके क्या कारण है? सरकार तो खुल के कुछ बोले, सरकार ये कहना देखो वैसे भी तो 3-4 साल की स्कीम चलानी थी तो अब हो गया खत्म। क्रिटिक्स का ये कहना है कि स्कीम ने जो डिजायर्ड रिजल्ट देना था वो नहीं दे पाई, इसलिए सरकार ने बंद कर दिया। सरकार का टारगेट क्या था याद करो कि भारत देश का जीडीपी उसका 25% मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए, जो 2011 से कहाँ पर स्टक है 2011 से 17% पे। तो पीएलआई स्कीम लाने के बाद भी ये 70% के आसपास ही घूम रहा है, 25% तो हुआ नहीं। दूसरा, यहाँ पर जिन कंपनियों को कंसीडर किया गया था, जिनको अप्रूवल मिला था, वो भी अपने प्रोडक्शन और सेल्स के टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाई। रिलायंस ने कुछ बीड़ा उठाया कि हम ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सब बनाएंगे, लेकिन वो भी 2027 तक करे तो भी उनका सब टारगेट पूरा नहीं होने वाला, इतना धीरे-धीरे काम हो रहा है। कंपनियों का सामने ये आरोप है कि सरकार टाइम पे सब्सिडी रिलीज नहीं करती। ये जो इनके आईएएस बाबू लोग हैं वो बहुत चोंचलेबाजी करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेटेपिज्म है, तो हमें मजा नहीं आ रहा है। तो दोनों ही साइड से समझो मजा नहीं था, तो फिर ब्रेकअप हो गया इनका। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको काफी दुख हुआ, क्योंकि जो पीएलआई स्कीम है ये एक प्रकार से सरकार का पोस्टर बॉय था कि इसकी मदद से गी हुई दूध की नदियां बहेंगी, बहुत प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब ये फेल हो गया तो समझो अब सरकार कोई नया स्कीम लेके आए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी स्केप्टिकल रहेंगे कि भाई तुम्हारा पीएलआई नहीं चला तो नए में क्या ही चलेगा, क्या गारंटी है तुम आखिर तक चलाओगे। तो मतलब ये ना सिर्फ इसका फेलियर पर भविष्य की और योजनाओं को भी आगे नहीं बढ़ने देगा, ऐसा मेगा सेटबैक है। फिर इसमें और देखेंगे आगे। कंपनी की बैलेंस शीट में आप जानते हैं एसेट्स होती हैं और लायबिलिटी होती है, और अगर कंपनी ने लोन लिया है तो वो कंपनी की लायबिलिटी है। अब मान लीजिए कंपनी ने ऐसा लोन लिया 2018 में उसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 100 करोड़ है, 2022 में कम हो गया 40 करोड़।
तो हम क्या कहें, ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रही है, मतलब कर्जे का बोझ कम कर रही है। वो कैसे किया होगा, या तो उसने लोन चुका दिया, या कोई नया इन्वेस्टर ढूंढ लिया, उससे जो पैसा इससे लोन चुका दिया, या अपनी कुछ एसेट्स प्रॉपर्टीज बेच दिया, उसकी मदद से लोन का कुछ हिस्सा चुका दिया। तो कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रही है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। तो डीलेवरेजिंग हो रहा है, डीलेवरेजिंग मींस व्हेन कंपनी इज रिड्यूसिंग इट्स डेट। तो एलपीजी देखा, सर्कुलर इकोनॉमी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखा। अभी स्टार्टअप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझने हैं। स्टार्टअप क्या है, जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है, जो साल में 100 करोड़ से ज्यादा कमाता नहीं है, एनुअल टर्नओवर उससे ज्यादा नहीं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि दे शुड बी डूइंग सम इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ इनोवेशन करना चाहिए। मैं साइकिल पंचर का दुकान खोलूं तो स्टार्टअप नहीं है, मैं रोबोट से पंचर करना हूं तो स्टार्टअप है। मैं घी बेचूं और कहूं कि मेरा स्टार्टअप है तो स्टार्टअप नहीं है, भले मैं शार्क टैंक में जाके उसका प्रमोशन करूं। मैं चाइनीज स्मार्ट वॉच पे अपना स्टिकर चिपका के कहूं बहुत इमोशनल स्टोरी है मेरी, तो वो भी स्टार्टअप नहीं है। इट रिक्वायर्स सम इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी आपकी जो स्टार्टअप है उसको सरकार बहुत मदद करती है। ये जो 10 साल के अंदर 3 साल आपको कोई इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स में मुक्ति है। फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड वाले आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसको भी टैक्स में मुक्ति या छूट देंगे, टीडीएस नहीं काटेंगे, सब रिलीफ रहती है। आरबीआई करेंसी कन्वर्टेबिलिटी रूल्स, फीमा एक्ट, वो सब में उसके साथ बहुत परेशान नहीं करेगी। आप समझो, आप कोई भी कंपनी चलाओ तो वर्कर की सैलरी से ईपीएफ और ईएसआईसी का पैसा काटना है और जमा करना है, वरना उनके इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स आके चेक करेंगे। चेक करेंगे तो समझो, चेक करेंगे तो क्या रिश्वत ही मांगे, कोई जेल में तो भरने वाले हैं नहीं। पर स्टार्टअप कंपनी को कहा गया देखो सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउड, तुम्हारे यहाँ ईपीएफ या ईएसआईसी का कोई इंस्पेक्टर आएगा नहीं तो तुम्हें कोई परेशान करेगा नहीं, तुम्हें किसी को ब्राइब देना नहीं होगा। रिलैक्स्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स। वैसा मान लीजिए सीबीएसई जो सरकारी है, जो स्कूल बोर्ड है, वो लोग कहे कि हम लोग क्लास 10 के लिए तब मॉक टेस्ट का ऐप एक्सेस या कुछ हमको बनाना है। अब वो नॉर्मली शर्तें कैसी करते कि तुमको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही तुम ऐसा मॉक टेस्ट का ऐप बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हो हमारे टेंडर में। तो फिर तो इन्फोसिस टीसीएस के अलावा कोई नए लोग आ ही नहीं सकते। लेकिन सरकार फिर वहाँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद में रिलैक्स करे कि नॉर्मल कंपनी के लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप है, उसको 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो अलाउ करेंगे कि वो भी इस टेंडर में बिडिंग कर सकता है। तो रिलैक्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। लास्टली रिलैक्स नॉर्म्स फॉर एग्जिट, मतलब आपकी कंपनी ठीक नहीं चली, आपको बंद करनी है, तो उसके वास्ते भी आप जानते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एनओसी लाओ कि मैंने कोई वर्कर की सैलरी का सारा टीडीएस जमा किया है, ईपीएफ ईएसआईसी से लाओ कि मैंने सब वर्कर की सैलरी को कट करके कंट्रीब्यूट किया है, वगैरह वगैरह। तो वो सब जल्दी-जल्दी आपके एनओसी मिल जाएंगे। स्टार्टअप को ये सुविधा है। स्टार्टअप्स को फंडिंग में मदद के लिए सरकार ने बनाया फंड ऑफ फंड्स इन द कॉमर्स मिनिस्ट्री। देखिए स्टार्टअप का सारा काम कॉमर्स मिनिस्ट्री के हक में आता है। फंड ऑफ फंड क्या होता है कि मान लीजिए 10,000 करोड़ रखे एक फंड ऑफ फंड में, उसमें से कैनरा वेंचर कैपिटल फंड को वो पैसा देंगे और कैनरा के मैं अपने पॉकेट से 20,000 करोड़ जोड़ता हूं तो स्टार्टअप को कितना 30,000 करोड़ जाएगा। उसी तरह पंजाब नेशनल बैंक का वेंचर कैपिटल फंड है, वो कहीं मैं 30,000 निकालता हूं और यहां से उसको जो पैसा दिया तो वो कुछ 33,000 करोड़ जाए, तो दैट इज फंड ऑफ फंड्स। उसमें से डॉटर फंड्स को पैसा जाता है। पेटेंट एप्लीकेशन के लिए फाइल करें तो कोई फीस नहीं चढ़ेगा, मोबाइल ऐप है उसमें आपको सब लीगल टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी बातें होती है। अभी जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो अभी कुछ एक स्टार्टअप मंथन या सेमिनार में गए थे और स्टार्टअप वालों को बहुत खरी खोटी सुना के आए कि स्टार्टअप के नाम पे अमीरों के बच्चे आइसक्रीम का सब बेचते हैं तो वो स्टार्टअप थोड़ी हो, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कुछ नया करना पड़ेगा, वो स्टार्टअप आइसक्रीम बेचना स्टार्टअप नहीं है। और जो भी स्टार्टअप भारत में बने वो ज्यादातर ये सब डिलीवरी बॉय, ग्रोसरी एप्स, ये सब करा रहे हैं। शार्क टैंक वाले भी ऐसे ही लोगों को सब दिखा रहे हैं कुछ नया कुछ करो, 3D रोबोट का जैसा चीज में हो रहा है, ऐसी सब इनकी बातें थी। तो मींस का मुद्दा मींस में देखेंगे। अभी आपको तो चलाने में बताना हो तो चाइना के अंदर भी ऐसा है कि शुरू में ऐसे ही सब एप्स उन्होंने बनाए, फिर उसमें से पैसा है तो फिर नया इंजीनियरिंग और 3D और डीप टेक का सब करने लगे। दूसरा समझो शार्क टैंक इज एक्चुअली इंडियन आइडल। आप सोचो, मान लो कोई इलॉन मस्क जैसा नया आदमी है, वो इधर स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट लेके जाएगा तो शार्क टैंक इंडिया में टीआरपी नहीं मिलेगा ना, आम जनता को समझ नहीं आएगा, उसकी फ्लिपकार्ट के रील्स चलाने आप कैसे उसमें व्यूज आएंगे। उधर तो यही सब परफ्यूम है, बेल्ट है, पाकिट है, जूता है, यही सब दिखाना है तो ही तो व्यूज आएंगे। तो शार्क टैंक इंडिया से उम्मीद करना वो कुछ करे वैसी बात है इंडियन आइडल से उम्मीद करना कि वो सीबीएसई टॉपर्स पैदा करके दे। एनीवेज सम पॉलिसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, सॉफ्टवेयर पॉलिसी, ये सब मैंने हटा दिया है। मतलब एक एक दो लाइन में लिखा है क्योंकि समझे बहुत पुरानी है तो अभी सेंस नहीं बनता एमसीक्यू का, और पूछेंगे तो भी इतना अगर हम डर डर के जिएंगे तो हैंड आउट फिर 25,000 पेज का हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन आए तो वो असल में आप सॉल्व नहीं कर पाने वाले, तो इसको मैंने हटा दिया। एक एक दो लाइन में लिखा है, इसमें से एक दो कंसेप्ट मुझे बताने वो मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो सब पॉलिसीज है इसके तहत कुछ बनाया गया है सॉवरेन पेटेंट फंड। सॉवरेन पेटेंट फंड तो ऐसा कि आप जानते हैं फोल्डेबल मोबाइल स्क्रीन है और सैमसंग वाले ऐसे फोन बनाते हैं, तो इसका पेटेंट सैमसंग के पास है तो और कोई ये बना नहीं सकता। और किसी को ये चाहिए तो आपको सैमसंग उसको लाइसेंस दे दे, लेकिन सैमसंग कहेगा मुझे तुम 10% फीस दो हर एक सेल में से तो मैं तुम्हें भी अलाउ करूंगा, तुम भी यूज कर सकते हो। पर सैमसंग ऐसा डील करेगा भी तो किसके साथ, एलजी, सोनी, एप्पल ऐसी बड़ी मोबाइल कंपनियों के साथ। इधर से कोई भारत का स्टार्टअप वाला जाए और सैमसंग को कहे आप हमें ये दीजिए तो उसको ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, और घुसने देंगे तो उससे इतना पैसा मांगेंगे कि इसको चक्कर आ जाएगा। तो सरकार बीच में आए कि सरकार एक तिजोरी के अंदर मान लो 20,000 करोड़ रुपए भर दे और सैमसंग को कहे कि तुम ये फोल्डेबल मोबाइल का जो भी पेटेंट है, ब्लूप्रिंट है, वो हमको एक्सेस दे दो। उसके जो भी उसको मान लो 10,000 करोड़ देती, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीचे भारत की जो स्टार्टअप है, एमएसएमई है, उनको ये सब एक्सेस दे देगा कि तुम भी बना सकते हो क्योंकि मैंने वहां से अधिकार इसका खरीद लिया है। तो तुम फ्री में बना सकते हो या नॉमिनल फीस दे देना कि हर एक मोबाइल तुम बनाओ उसमें 2% रॉयल्टी या कमीशन भारत सरकार को देना। तो ऐसा जो फंड बनाया जाएगा ये इसे कहा गया सॉवरेन पेटेंट फंड। सॉवरेन पेटेंट फंड इसके अलावा स्टार्टअप की मदद के छोटे मोटे बहुत सारे एप्स पोर्टल बनाए, हैंडआउट में दिया है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। स्टार्टअप का क्रिटिसिज्म, ये पीयूष गोयल तो एक चीज इससे भी पहले डॉक्टर रघुराम राजन से लेकर बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप कल्चर जो भारत का इसको क्रिटिसाइज किया, तो वो क्या मुद्दे सही गलत है वो हम लोग मेंस के लेक्चर में देखेंगे जून जुलाई महीने में। देखिए स्टार्टअप है, आप जानते हैं 10 साल तक स्टार्टअप है, फिर वो बड़ा हो जाएगा, उनकी नॉर्मल कंपनी है, फिर वो कंपनी बुरी हो जाए, बीमार हो जाए तो मर भी सकती है। टिक इंडस्ट्री, टिक इंडस्ट्री मतलब क्या, बीमार कंपनी, उसकी जो लॉसेस हैं वो उसकी नेटवर्क से भी ज्यादा है, बहुत घाटे में, बहुत कर्जे का बोझ है। जैसे अनिल अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है वो एक सिक इंडस्ट्री है। इसके लिए क्योंकि एक जमाने में उसने ऐसे फ्लिप फोन निकाले सीडीएमए टेक्नोलॉजी वाले, तब वो बहुत चलता था। फिर आगे 2G 3G 4G, तो अनिल अंबानी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाया, मुकेश अंबानी और बाकी सब लोग एयरटेल वगैरह आगे निकल गए। तो कोई इंडस्ट्री या कंपनी सिक कब हो जाती है, बीमार कब होती है। इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वर्कर ठीक काम नहीं करते हैं, हड़ताल पे जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, जो भी एनर्जी रॉ मटेरियल महंगा हो गया, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, कंपटीटर्स अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, मेनी फैक्टर्स। तो ऐसी सिक इंडस्ट्री का क्या करना चाहिए। एक जमाने में 1985 में कानून था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सीका।
टीका में ऐसा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे एक संस्था थी, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बीआईएफआर। शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म कुछ याद नहीं रखना है। तो बता के स्टेट सर्विस के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते। समझो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक संस्था थी, तो उस जमाने में अनिल अंबानी के मेरे वादे हो गए, मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है, तो वो अर्जी डालेगा इस संस्था में, और ये बीआईएफआर अनिल अंबानी की एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा। अब दो बातें हो सकती हैं, बीआईएफआर टैक्स पेयर के पैसों से अनिल अंबानी को एक्स्ट्रा पैसा दे दे कि वापस तुम अपनी कंपनी शुरू करो, खड़ी करो, इसे आगे बढ़ाओ। या ऑप्शन बी, बीआईएफआर कह दे कि भाई जस्ट लाइक बैटमैन का गॉथम सिटी, यू आर बियॉन्ड सेविंग, यू मस्ट बी अलाउड टू डाई, तो तुम बंद कर दो अपनी कंपनी, हम तुम्हारी कंपनी की नीलामी कर देंगे और बैंकों का जो लोन है, वर्कर का जो सैलरी हम चुका देंगे। तो दो बातें हो सकती हैं, वंस इट बिकम्स अ सिक इंडस्ट्री। अब आइडियली क्या होना चाहिए, आप जानते हैं जो कंपनी बर्बाद है तो वो रिकवर हो पाए उसका सेंस या वो सब सिंड्रेला स्टोरी बहुत कम होती है। तो नॉर्मली इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है कि जो कंपनी सीख होगी तो उसको धक्का नहीं मारना चाहिए, आईसीयू पे नहीं रखना चाहिए, इट मस्ट बी अलाउड टू डाई, उसे शट डाउन कर देना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था, क्योंकि जो भी उसके वर्कर्स हैं, ट्रेड यूनियन है, मजदूर संघ, वो धरना प्रदर्शन हड़ताल शुरू कर देंगे, रास्ता रोको चक्का जाम कर देंगे, तो सरकार पे प्रेशर बनेगा, तो उसी कंपनी को एक्स्ट्रा फंड देके ऑक्सीजन पे चलाया जाता था। तो जिए भी नहीं ठीक से और मरे भी नहीं ठीक से, ऐसी सिचुएशन थी। आइडियली इकोनॉमी में ये होना चाहिए, सिक इंडस्ट्री उसका लिक्विडेशन, नीलामी हो जाना चाहिए, उसका लेबर कैपिटल हेल्थ इंडस्ट्री में चला जाना चाहिए। लेकिन ये बीआईएफआर संस्था सब डिसीजन मेकिंग स्लो था, पॉलिटिकल था, काम नहीं कर रहा था। तो चक्रव्यूह वैसा समझो, चक्रव्यूह में अभिमन्यु की दो बात होनी चाहिए, या तो अभिमन्यु को जीत लेना चाहिए या तो उसने मर जाना चाहिए, पर जीते भी नहीं मरे भी नहीं तो चक्रव्यूह में फंसा रहे, ऐसी ये बात है। नेवर एग्जिस्ट नेवर डाइज, ये है चक्रव्यूह चैलेंज, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने सब एक्सप्लेन किया। फिर मोदी सरकार ने 2016 में ये सीका एक्ट भी बंद कर दिया, इसका बीआईएफआर संस्था भी बंद कर दिया। अब कोई कंपनी सीख हो जाए तो क्या है, अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो सरप्राइज एक्ट में नीलामी कर देंगे, वरना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में उसका कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं हो पाए तो लिक्विडेशन कर देंगे। वो सब ऑलरेडी पिलर 1 B 2 में देख चुके हैं। तो अब तक हमने देखा स्टार्टअप और सिक इंडस्ट्री तक। इसके बाद का मुद्दा आता है कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो भी पढ़ते पढ़ो, एक ब्लॉक में प्रीमियम से पढ़ लेते हैं। तब तक आप एक ये पीवाईक्यू ट्राई करो, 2023 प्रीलिम्स से, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्रों, आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन जो प्रोडक्शन लाइन इंसेंटिव स्कीम का, वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। प्रदीप, वैभव, शिवम, अभिषेक, यश, हरिओम, वीरेंद्र, अभिराज, शिवांत, विनय, ईशा, सुशांत, अनीश, रोमी, प्रांजल, हयात, तनु, आदित्य, मेघा, अभिनव, रूपाली, दुष्यंत, शुभम, सत्या, तेजचंदन, आनंदिता, वृषभ, अंकित, सैनी, पिंकी, अंकुर, अनिकेत, गौरव, शिवा, ऋषि, रोहन सिंह, रुपेंद्र, इम्तियाज, अनु, छवि, आल्फ्रेड, ईशा, आशुतोष, राहुल, जया, किशोर, निखिल, अमर, शिवा, आदर्श करेक्ट आंसर। इसमें ऐसा है कि भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल का 2% है, 3% नहीं है। बट इट इज टफ, क्योंकि हम रियल एग्जाम में भी याद करके जाते हैं, 2-3 के आसपास था एक्जैक्टली, तो कौन इतना कि 2 था कि 3 था, फिर वो तो आके चेक करो पता चले ओके दिस इज रॉन्ग। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो जब आप जानते हैं फिर जवाब क्या होता है एलिमिनेशन से, डी कि 1 इज रॉन्ग बट 2 इज करेक्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा लगा होगा कि दोनों सही है और दूसरा पहले को एक्सप्लेन भी करता है, तो ये किया होगा, बट यहाँ पर जवाब होता है डी। अगेन एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ। अब यहाँ कुछ गेस्ट मास्टर ऐसा भी बोलेंगे कि देखो गेस्ट मास्टर गिरी का रूल नंबर 1 है कि जो भी ऐसा डेट्स नेम्स एंड नंबर्स आर ऑलवेज रॉन्ग, तो ये तो इसका जवाब यही होना था। बट भाई कुछ ऐसे भी सवाल है जहाँ पर नहीं होता है वो। एनीवेज, नाउ ये जो स्टार्टअप का हमने पढ़ लिया, इसके बाद का मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
याद रखना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ तक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, वो नागपुर के संतरे और दार्जिलिंग की चाहिए सब, कॉपीराइट, जिसकी टी सीरीज सब चैनल को स्ट्राइक मारते रहता है कि ये गाना हमारा है तो मुझे भी गाओ तो भी हमारा गाना, कॉपीराइट स्ट्राइक। पेटेंट्स, जैसे फाइजर नोवार्टिस या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास किसी दवाई का पेटेंट हो, वही बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेडमार्क, जैसे वो प्यूमा का ऐसा स्विस या वो आइकॉन है उसका, ट्रेड सीक्रेट, पेप्सी या कोला में जो उसका सीक्रेट फॉर्मूला है, तो ये सब आपको याद रखना है, दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका काम कौन देखता है? डब्ल्यूटीओ के नीचे ट्रिप्स एग्रीमेंट, फुल फॉर्म याद रखना है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन डब्ल्यूटीओ रोज का काम नहीं देखता, रोज के काम के लिए यूनाइटेड नेशन की संस्था वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है। ये वीपो फेमस है दो चीज के लिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स उसका रैंकिंग आपके हैंडआउट में दिया होगा, दूसरा माराकेश ट्रीटी। माराकेश ट्रीटी मोरक्को में वो शहर है माराकेश। माराकेश ट्रीटी में ऐसा बोला कि देखिए कोई ये किताब है, अब पब्लिशर नॉर्मल प्रिंटेड किताब निकालेगा, ब्रेल लिपि में उसको मोटिवेशन कम रहेगा, क्योंकि ब्रेल का किताब छापने का खर्चा ज्यादा और उसका सेल्स पोटेंशियल कम है, क्योंकि बहुत कम जो ब्लाइंड यूजर है वही खरीदेंगे, तो उसके पास बहुत पैसा और फ्री टाइम हो तो वो ब्रेल वाला एडिशन निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। अब जब ऐसा हो तो फिर आप ये कर रहे हैं कि जो भी ब्लाइंड पीपल है उनको एक्सेस रुक जाएगी। तो सरकारों ने कदम उठाने चाहिए कि कैसे कॉपीराइटेड बुक्स विजुअली चैलेंज पीपल को एक्सेस मिले, चाहे ऑडियो बुक के रूप में हो या भारत सरकार मैग्रो हिल पियर्सन ये सब कंपनियों को कुछ सब्सिडी दे दे कि तुम ब्रेल वाला प्रिंटेड एडिशन निकालो, भले तुम्हारा लॉस में जाता हो। तो ये सब है माराकेश ट्रीटी, भारत ने इसको साइन किया। मिलता जुलता एक और भी चीज याद रखना है कि ये सब ब्लाइंड कैंडिडेट्स ऑडियो बुक फ्री में सुन सके, उसके वास्ते सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के नीचे, दिव्यांगजन डिपार्टमेंट के नीचे सुगम्य पुस्तकालय ऐसी एक लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ऑडियो बुक की लाइब्रेरी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भारत में जो कानून है वो थोड़ा याद रखना है। फिल्मों का कॉपीराइट होगा, म्यूजिक का कॉपीराइट होगा, तो उसको एनफोर्स करने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट, ये देखता है मिनिस्ट्री ऑफ आईबी। इसमें लिखा एंटी कैम कॉर्डिंग प्रोविजन, मतलब आप सिनेमा हॉल में कैमरा लेके नहीं जा सकते, वरना उससे वो जो डीवीडी वो कॉपी करके पायरेसी होता है। किताबों के भी कॉपीराइट होते हैं, तो उसका सब कॉपीराइट पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री देखता था, फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री को काम सौंप दिया। पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन का सब कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है, उसके कानून अलग अलग है। दार्जिलिंग चाय याद करो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो उसका भी काम कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है, चेन्नई में उसका ऑफिस है। सेमीकंडक्टर का सब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी देखती है। फिर आप पेप्सी वाला केस याद करो, लास्ट वीक पढ़ा था, पोटैटो, आलू, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखता है। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या, मान लीजिए जंगल में कोई जड़ी बूटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलता है और फिर अमेरिका लेके ये तो हमारा है, तो फिर उसका कानून होना चाहिए, सो देयर इज अ एक्ट फॉर इट। मित्र आप जानते हैं यूपीएससी को एक खुजली मची है, उस खुजली का नाम है कि क्लास 11 12 की जो एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज है उसमें से उठा के चीजें पूछो, तो इसलिए मैंने भी हैंडआउट अपडेट किया है। तो कुछ और चीजें हैं वो आप आराम से पढ़ लेना, मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। कॉपीराइट की कुछ थियरी कि कॉपीराइट कैसी कैसी चीजों का हो सकता है। लिटरेरी वर्क मतलब नॉवेल, बुक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पैम्फलेट, ब्रोशर। आर्टिस्टिक मतलब ड्राइंग से पेंटिंग है, मूर्तियां हैं। ड्रामेटिक मतलब डांस, फिल्में, म्यूजिक, ये सब। ट्रेडमार्क 3 जात के होते हैं। ट्रेडमार्क मतलब एक तो आपको क्या है, ऐसा नाइकी का सिंबल है, ऐसे और भी हो सकते हैं। कन्वेंशनल हो सकता है जो वर्ड कलर कॉम्बिनेशन लेबल आइकॉन बना है। नॉन कन्वेंशनल भी होता है, मतलब जैसे साउंड मार्क, एप्पल का लैपटॉप या विंडोज का पीसी आप खोलो तो एक अलग आवाज आती है, वो उसका ट्रेडमार्क है। उसी तरह स्मेल एंड टेस्ट, जैसे टाइड और एरियल ये डिटर्जेंट का खुशबू अलग होता है, तो वो उसका ट्रेडमार्क है। तो दैट इज, हालांकि वो भारत के अंदर कानून में ऐसा स्मेल का ट्रेडमार्क रिकॉग्नाइज नहीं, अपन इंटरनेशनल अमेरिका में होगा। दो शब्दों में फर्क समझो। एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा और उसने ग्रेविटी की डिस्कवरी की, तो वो ग्रेविटी को पेटेंट नहीं कर सकता कि जितनी बार एप्पल गिरेगा तुम लोग मुझे 10 10 रुपए दो, जस्ट लाइक जितनी बार टी सीरीज का सॉन्ग बनेगा तो तुम मतलब कॉपीराइट का पैसा दो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये चीज तो पहले से थी, हजारों साल से थी। न्यूटन ने उसको इन्वेंट नहीं किया, नया नहीं बनाया, वो था, उसने सिर्फ डिस्कवर किया। वो नहीं भी डिस्कवर करता तो भी एप्पल नीचे गिरता बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो रिमेंबर, डिस्कवरी का पेटेंट नहीं होता है, इन्वेंशन का पेटेंट होता है। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया, पहले टेलीफोन नहीं था तो उन्होंने बनाया, तो उसका पेटेंट हो सकता है कि अगले 20 साल जितनी कंपनियां टेलीफोन बनाएगी आप लोगों ने 10% मुझे कमीशन देना होगा। तो रिमेंबर, इन्वेंशन कैन बी पेटेंटेड, यस। तो ये मैंने आपको बीकॉम एमबीए का पूछने की कुछ नहीं बची है, तो बेसिक मैंने आपको एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज से बताया। अब इसके आगे और भी चीजें वो समझते हैं। मैंने आपको बताया इन्वेंशंस का पेटेंट हो सकता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चीज का पेटेंट हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थियरी या कुछ भी चीज जो पहले से पृथ्वी पर है उसका पेटेंट नहीं हो सकता। फ्रिवलस इन्वेंशंस, सब फालतू की चीजें, स्कूल बैग, लैपटॉप बैग, तो वो तो हड़प्पा में भी कुछ तो झोला या बैग लेके घूमते होंगे। अब नया बोलो तो आपका पेटेंट नहीं है। समथिंग हार्मफुल टू पब्लिक ऑर्डर, मैं पत्थर फेंकने की दंगा में पत्थर फेंकने की मशीन बनाऊं तो उसका पेटेंट नहीं हो सकता। एटॉमिक एनर्जी का पेटेंट नहीं हो सकता। प्लांट सीड वैराइटीज का नहीं हो सकता। वो पेप्सी पोटैटो केस याद करो, मतलब इंडियन पेटेंट एक्ट में आप पोटैटो या कोई चीज रजिस्टर नहीं कर सकते, उसका अलग कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट। उसी तरह एनिमल ब्रीडिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस, कोई नया जात का हार्ट सर्जरी का टेक्निक निकाले तो उसका पेटेंट नहीं हो सकता। मियर डिस्कवरी ऑफ नोन सब्सटेंसेस की जो भी सोडियम है या क्लोरीन है तो है ही। मियर रीअरेंजमेंट ऑफ द नोन डिवाइसेस, ये जैसे वेबकैम है, अब ये ऐसा नहीं और कुछ और उसका मैं शेप कर दूं तो वो पेटेंट नहीं है। लेमन शुगर वाटर से जूस बनेगा तो एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी पेटेंट नहीं है। मैथ्स की फार्मूला का पेटेंट नहीं हो सकता कि जितनी बार हम लोग ये पाइथागोरस यूज करें तो उसको पैसा नहीं देना है। मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, अगर दूसरा कोई प्लेयर इस्तेमाल करे तो उन्हें धोनी को पैसा नहीं देना है। कंप्यूटर प्रोग्राम, इन्फॉर्मेशन वगैरह, उसका पेटेंट नहीं हो सकता, उसका कॉपीराइट हो सकता है। समझो सॉफ्टवेयर, सॉन्ग, उसी तरह ड्रामा, म्यूजिक, टीवी, ये सब का कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट नहीं हो सकता। पेटेंट एक्ट इज डिफरेंट। ट्रेडिशनल नॉलेज, आयुर्वेद का जो लिखा है उसका भी पेटेंट नहीं हो सकता। फिर आजकल चल रहा है बायो पायरेसी, वो ऐसा क्या आप जानते हैं, नीम, टर्मेरिक, हल्दी, तो आयुर्वेद में इसकी सब मेडिकल प्रॉपर्टीज है कि जैसे जो भी नीम टर्मेरिक वो एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरिया मर जाएगा कुछ, आप लगाओ उसे। अब अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो उसी में से कुछ नया स्किन क्रीम बनाए, टर्मरिक एंटीसेप्टिक स्किन क्रीम, और फिर वो भारत को यूज नहीं करने दे। भारत की कोई कंपनी बनाए तो तुमने हमारा सब पेटेंट वायलेट किया, जबकि ये तो हमारे आयुर्वेद में पहले से लिखा है। तो स्वाभाविक है उस वक्त अमेरिका के कोर्ट में पेटेंट का केस चलेगा, तब हमें साबित करना, हमें मतलब इंडियंस ने, कि इन्होंने बायो पायरेसी किया, हम तो पहले से पता था टर्मरिक की क्रीम बन सकती है। तो आप जानते हैं कोर्ट में इमोशन नहीं चलते, कोर्ट में कागज दिखाने पड़ते हैं। यू हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस, तो एविडेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इतने हजार साल पहले आयुर्वेद में लिखा था, या ये जो वन विस्तार के अंदर आदिवासी लोग हैं ये पहले से इसको यूज करते थे ऐसे। तो कागज पे होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट है उसका स्कैन करना होना चाहिए। तो ऐसी जो डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी उसको कहेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी टीकेडीएल। तो टीकेडीएल का फायदा क्या है, जब अमेरिका की कोर्ट में हम लोग केस लड़ेंगे तो ये सब हम उसे दिखा सकते हैं जज को कि देखो ये हमारा पहले से है, अमेरिकन कंपनी ने पायरेसी की है। तो दैट इज बायो पायरेसी इन टीकेडीएल।
नेक्स्ट इज पेटेंट के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस। एक बियर फार्मास्यूटिकल है, इंटरनेशनल कंपनी, उन्होंने एंटी कैंसर की दवाई बनाई, पर वो ऐसा 120 टैबलेट का 2.5 लाख रुपए। अब वो क्या कहते हैं, हमने इन्वेंट किया, हमारा पेटेंट है, हम ही बेच सकते हैं, तुम कोई बेच नहीं सकते। तो गरीब आदमी तो फिर मर ही जाए, उसको तो मिलेगा नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि पब्लिक हेल्थ या पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, तो भारत सरकार जबरदस्ती इसके जो पेटेंट्स होंगे वो किसी और कंपनी को दिलवा सकती है। तो भारत सरकार ने नाटको नाम की एक कंपनी को, जो हैदराबाद में कहीं पर होगी, उसे कंपलसरी लाइसेंस दिलवाया कि देखो ये जो बियर का फार्मा ड्रग्स है वो तुम बनाओ और तुम जनता को बेचो। भाव सरकार ने तय किया 8,800 रुपये। तो अब बियर फार्मा का शेयर इमोजी हो जाएगा कि भाई हमने इन्वेंट किया, हमको पैसा मिल रहा है, तुमने इसको अलाउ कर दिया बनाने का। तो बियर का भी नहीं नुकसान हो, इसलिए सरकार ने कहा देखो 8,000 में जो टैबलेट बेचे उसमें से 6% रॉयल्टी नाटको जो इंडिया की कंपनी है उसने बियर जो फॉरेन कंपनी उसको देना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बियर कंपनी ने ये ड्रग इन्वेंट किया था। तो इसे हम कहते हैं कंपलसरी लाइसेंस। आप कुछ लोग झंडा उठाएंगे, जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे कि जब बियर ने बनाया तो उसके पास सीक्रेट फार्मूला होगा ना, तो नाटको को कैसे पता चलेगा? भाई वो भारत सरकार ऑर्डर देगी ना, वरना बियर का ऑफिस सीज करा देंगे, कुछ डंडा मारेंगे। डंडा मारने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भारत के पास। तो दे विल डू इट, हाउ दे विल डू इट इन रियल लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। हमें बस इतना याद रखना है, कंपलसरी लाइसेंसिंग। इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व तो सरकार पेटेंटेड इन्वेंशन का भी ऐसा खुद मैन्युफैक्चरिंग करे, किसी और को लाइसेंस दिलवा दे, ये सब करा सकती है। भले जो पेटेंट ओनर है उसका कंसेंट ना हो। यहाँ पर बियर फार्मा तो नहीं बोलेगी कि हमारा हम नहीं देंगे, पर कंपलसरी सरकार ऐसा पेटेंट किसी और को दिलवा सकती है। ये सब अलाउड है, WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट उसमें भी अलाउड है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब करना अलाउड है। भारत सरकार ने एंटी कैंसर ड्रग में यूज किया था। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो फार्मा कंपनियां हैं वो उसके पॉलिटिशियंस को ढेर सारा पैसा खिलाती है कि ऐसा सब होने मत दीजिए, वरना ये इंडिया चाइना में हमारा तो कुछ बिकेगा नहीं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इस कारण से वो हमेशा इस पे पढ़ते रहते हैं, WTO के सब एग्रीमेंट में टांग अड़ाते रहते हैं, ये सब बातें। फार्मा प्राइस कंट्रोल के साथ जुड़ा एक और मुद्दा है NPPA, वो हम लोग 6 पिलर में हेल्थ के साथ देखेंगे। तो देखो ट्रिप्स एग्रीमेंट के आसपास हमने ये बात की जो हम पिलर 3 में देख चुके हैं। ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसमें ड्रग पेटेंट वगैरह की भी बात है। तो भारत और साउथ अफ्रीका ने कोरोना में ये कहा था कि कोरोना की जितनी दवा और टेक्नोलॉजी है फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और नोवार्टिस जैसी इंटरनेशनल कंपनियों के पास, वो आप हमें दे दीजिए बिना पेटेंट के, बिना उनको रॉयल्टी दिए भी हम प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसा में ट्रिप्स में वेवर या पेटेंट का वेवर दे दीजिए। अब ये मांग तो चली 2020 में, WTO ने दिलवाया 2022 में, जब ऑलरेडी कोरोना खत्म हो गया था, तो उसके बाद देने का तो कोई मतलब है नहीं। बट ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और उससे द्वारा चलने वाली WTO का दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, क्योंकि उनको लूटना था पैसा, वो लूट के बना लिया, अब तुम बनाओ, हमें परवाह नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज पेटेंट पुलिंग। हमारी भारतीय की कंपनी सिप्ला, इंटास, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा वगैरह आपस में एक स्वैच्छिक वॉलंटरी एग्रीमेंट करें कि हमने ये जो भी कैंसर, कोरोना या डेंगू की दवाइयां का पेटेंट है इस खोखे में भरते हैं, और ये खोखे में जितनी दवाइयों का पेटेंट है ये अफ्रीका के गरीब देशों की गरीब फार्मा कंपनियों को हम दे देंगे कि तुम लोग दे दनादन इसमें से दवाइयां बनाओ, कोई रॉयल्टी नहीं देनी है, या मैक्सिमम मान लो 2% रॉयल्टी देनी है। तो ऐसा पेटेंट पुलिंग किया जा सकता है ताकि एक देश की कंपनी अपने पेटेंट्स की एक्सेस कोई गरीब देश को दे दे। तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट पुलिंग। एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट्स। मान लीजिए कोई ड्रग का ऐसा फॉर्मूला हो जो VCL और इधर OH और 20 साल तक उसको पेटेंट मिल गया कि सिर्फ वही बना सकता है, दूसरी कंपनी ने दवाई बनाना है तो उन्होंने ये ओरिजिनल पेटेंट इन्वेंटर को रॉयल्टी देनी होगी। तो फिर 21st ईयर पे तो ये अनलॉक हो जाएगा कि सब कंपनियां बना सकती हैं। तब ये क्या करे, इसको थोड़ा चेंज कर दे, ये जो CL इधर रखता हूँ और OH इधर रखता हूँ और वापस से पेटेंट करवा देता हूँ। तो इसे आप क्या कहेंगे, एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट। जस्ट लाइक कि फिल्मी गीतों के रीमिक्स बनाए जाते हैं, सेम फिल्म की बार-बार रीमेक बनाई जाती है, ऐसा सब यहाँ हो। पर जब ऐसा एवरग्रीनिंग चलता रहेगा तो वो दवाई महंगी रहेगी, आम जनता को एक्सेस मिलेगी नहीं, महंगी मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट और भारत के इंडियन पेटेंट लॉ में ये सब एवरग्रीनिंग अलाउड नहीं है। यूटिलिटी पेटेंट्स, जिसको पैटी पेटेंट भी कहा जाता है। पैटी का स्पेलिंग देखो, एक होता है प्रेटी, खूबसूरत, पैटी मतलब छिछोरा, हल्का, फालतू। मान लीजिए किसी ने माइक्रोवेव ओवन इन्वेंट किया तो उसका पेटेंट बनता है। अब मैं इसके अंदर 4 LED लाइट और एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा दूं और कहूं मुझे दूसरा पेटेंट दे दो, तो ये तो कोई कैसी बनती है। कोई भी चीज के अंदर LED लाइट और ब्लूटूथ स्पीकर लगा के आप नया पेटेंट मांगो तो वो सब यूटिलिटी पेटेंट वाली बात है। मेकिंग माइनर या सुपरफिशियल इंप्रूवमेंट्स इन एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो भारत में यूटिलिटी पेटेंट्स अलाउड नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो ये सब काम देखता है वो भी इसके फेवर में नहीं है। वरना क्या होगा, यूटिलिटी पेटेंट के नाम पे भी कंपनियां खुद ही के प्रोडक्ट को एवरग्रीन करती रहेगी, उसके पेटेंट राइट्स कहता है इसमें अब ये है, पहले 4G वाला ब्लूटूथ था, अभी 5G वाला ब्लूटूथ है कुछ। तो यूटिलिटी पेटेंट्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया। तो हमने देखा स्टार्टअप का क्रिटिसिज्म पेटेंट्स किस चीज का दिया जाता है, IPR की स्कीम और रिपोर्ट इंडेक्सेस देखने। देखिए नेशनल IPR पॉलिसी कॉमर्स मिनिस्ट्री देखती है, उसमें सुधार ये किया गया कि पहले कॉपीराइट का काम एजुकेशन मिनिस्ट्री देखती थी, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के हाथ में चला गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अवेयरनेस करेंगे, जुडिशियरी पुलिस को ट्रेनिंग देंगे कैसे कॉपीराइट वायलेशन पायरेसी से लड़ना है। कॉलेज में नए कोर्स लॉन्च करेंगे ताकि पेटेंट इंस्पेक्टर और ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट में मदद मिले। स्टार्टअप को पेटेंट पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी होगी, ये सब चीजें होंगी। तो स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सीप, उसमें स्टार्टअप कंपनियों को 0% पेटेंट फीस वगैरह चलते रहते हैं, पर ये सब पुरानी चिट पुड़ी लोड नहीं लेना है। एक शब्द समझना, इंक्यूबेटर। मान लीजिए कोई स्टार्टअप या कोई इनोवेटर है या कोई ऐप डेवलपर है, वो ये सोचता है कि मुझे नया एक एप्पल का आईपैड का ऐप बनाना है, तो उसको कोडिंग जो भी आता है, मान लो HTML है वो से आता है, पर आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा। अभी एप्पल के आईपैड भी 3-4 साइज में आते हैं, उसमें भी 3-4 जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन, उसका प्रोसेसर स्पीड कम ज्यादा होता है। तो आपने जो ऐप बनाया ये क्या अक्रॉस द डिवाइसेस ठीक से काम करेगा कि नहीं, आप कैसे टेस्ट करें। आप कोई ऐसे 25 तो खरीद नहीं सकते एप्पल टैबलेट जस्ट फॉर टेस्टिंग योर ऐप। तो क्या करना चाहिए, समझो आपको कोई बुक चाहिए, आप खरीद नहीं सकते, आप लाइब्रेरी से एक्सेस करोगे। तो आपको जब ऐसे बहुत सारे कुछ गैजेट्स डिवाइसेस चाहिए तो उसकी भी पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो इंक्यूबेटर वो होते हैं, दे हेल्प द इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप या एक्सपेरिमेंट विद प्रोडक्ट्स। आईपैड तो मैंने एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए आपको नया टॉफी बनाना है, तो उसके लिए भी आप जानते हैं डाई होती है, मतलब सांचा होता है, उसमें आप उसमें जो भी टाइगर का शेप दे दो, लायन का शेप दे दो, उसमें फिर आप सिरप डालो और टॉफी बनेगा। तो खुद से वो डाई बनाना बहुत महंगी चीज है, वो तो फाइनल स्टेज पे आप प्रोडक्ट को फिनिश करो, जब यही बेचना तब बनवाओगे, पहले से आप सांचा नहीं बना सकते। तो ऐसे एडवांस मशीनरी और चीजें आपको पब्लिक लाइब्रेरी में चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेटर। तो नीति आयोग के नीचे 2 योजना, एक है सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु, फुल फॉर्म याद नहीं रखना है। उसमें अलग-अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे इंक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे जहां पर आपको ऐसे अलग-अलग डिवाइसेस, मशीनरी सब एक्सेस मिलेगी, खुद से खरीदना नहीं है। फिर वो लेके एम यानी अटल इनोवेशन मिशन, उसमें ये सब स्कूल के बच्चों को इनोवेशन प्रमोट करने के लिए कंपटीशन, प्राइज मनी ये सब देंगे। अब स्वाभाविक है ये जो अटल इनोवेशन मिशन है जिसमें बालकों के कंपटीशन करेंगे, तो इसमें तो बहुत कुछ चलेगा ना कि रशिया के बच्चों के साथ हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, हॉराइजन इनिशिएटिव, एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम, इसका कोई अंत है नहीं। करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, पर ये याद रखना इसमें से MCQ सॉल्व करना नियर इम्पॉसिबल।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हैकाथॉन मतलब हैक नहीं करना है, आपने कुछ नया इनोवेटिव आइडिया ऐप या गैजेट बनाना है, तो अलग-अलग मिनिस्ट्री ऐसे हैकाथॉन चलाते हैं। आईपीआर इनोवेशन के लिए इंस्पायर, मानक, निधि, निधि प्रयास, उच्चतर आविष्कार योजना, ये सब चलता है। ये सब के अंदर क्या होगा? ग्रांट, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, स्टाइपेंड, अवार्ड ये सब दिया जाएगा बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में या दूसरे जो भी इनोवेटर्स हैं, ताकि वो सब इनोवेशन करते रहें। वेरी पुअर कॉस्ट बेनिफिट, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि सीएपीएफ परीक्षा, सीडीएस परीक्षा, उसमें वो एक-एक का छोटा-छोटा पूछते हैं कि इसका क्या, उसका क्या है। उसे याद रखना नॉट द राइट यूज़ ऑफ टाइम एंड टैलेंट। आप लोग उन भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मेरी सलाह है कि ये छोड़ के फिर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर साइंस क्लास 11 का ट्वेल्थ का उधर पूछते हैं, मैथ्स पूछते हैं, वो सब में दिमाग लगाओ, दैट विल बी बेटर। इसके सवाल आते हैं, पर ये कुछ इसमें बहुत मजा नहीं है। लास्टली सम रिपोर्ट रैंकिंग्स। हाँ, तो क्या है? देखिए, भारत देश का जीडीपी है ₹100, उसमें से कितना रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च होता है? कितना खर्च होता है? 0.64%, मतलब 1 टका भी खर्च नहीं हो रहा है। जबकि इजराइल, इटाली से लेकर सब देशों में आप काफ़ी बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं, इसलिए वो हमसे रिसर्च इनोवेशन में आगे हैं। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की। ग्रांट मतलब सीधा पैसा दे रही है, ये लो 10,000 तुम रिसर्च करो। लोन में पैसा, उसमें ब्याज माफी करे या ब्याज सस्ता रखे। पेटेंट के अंदर आपका सब फी माफ है। टैक्स में माफी है, मतलब कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है उस पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, लेकिन कंपनी बोले मैं इतने करोड़ का रिसर्च में पैसा खर्चा किया, उतना उससे जो भी डबल आपका टैक्स में माफ कर दे, ऐसी सब बातें। उसके मुकाबले आप देखो, चीन कम टैक्स में फायदे देता है, साउथ कोरिया, यूएस, जापान तो लगभग कुछ नहीं मदद करते। उनकी सरकारें कुछ भी मदद नहीं करती, ना के बराबर मदद करती, तो भी उनकी कंपनियां दे दनादन रिसर्च में पैसा डालती हैं। इस कारण से वो लोग, उनके पास सब एलजी, सैमसंग और टेस्ला और आईफोन है, हमारे पास नहीं है। तो भारत के ये जो उद्योगपति, उनकी जुगाड़ मेंटालिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पहले भी क्रिटिसाइज किया था, 2025 में वापस क्रिटिसाइज किया। फिर इस बार इन्होंने पाई चार्ट दिया कि मान लीजिए भारत में ₹100 खर्च हो रहे हैं रिसर्च डेवलपमेंट में, उसमें प्राइवेट कंपनी वाले सिर्फ ₹36 खर्च करें, बाकी तो सब ऐसा है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी वो सब खर्चा करती है। तो जबकि साउथ कोरिया, यूएसए वगैरह में 70% ऑफ द रिसर्च कॉस्ट इज बॉर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर कंपनी, बाकी का 30% उनकी सरकार खर्चा करती है। और भारत में भी ये जो 36% ऑफ द रिसर्च मनी स्पेंड बाय कंपनीज, उसमें भी आप देखो ज्यादातर तो दो ही सेक्टर में हो रहा है। उसमें से ज्यादातर फार्मास्यूटिकल और आईटी दो कंपनियां ही कर रही है रिसर्च में, मतलब उनके बिजनेस में पैसा खर्च करते हैं। बाकी जितना है बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, तो स्वाभाविक है। तो फिर जब पीयूष गोयल उन्होंने ये सब स्टार्टअप को क्रिटिसाइज किया कि भारत में कुछ हो नहीं रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग कैन हैपन, जब ये सब चीजें यार उसमें दोनों तरफ से है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, मैं ऐसा बना भी दूंगा तो इसको बेचना, सरकार से परमिशन लेना, ये सब मुश्किल है। ये भी कारण हो सकते हैं। दूसरा कि सरकार ने इनको इतना प्रोटेक्ट करके रखा फॉरेन कंपटीशन से, तो ये लोग सोचे हम अगर बोगस क्वालिटी का भी गाड़ी बेचेंगे, जब मार के लेना ही पड़ेगा, इनको कहाँ जाने वाले हैं। तो जब तक टेस्ला नहीं आए भारत में, तब तक भारत की ई व्हीकल कंपनी उसमें सेल्फ ड्राइविंग का टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ उन्नत करते हैं आविष्कार, ये सब का मोटिवेशन नहीं रहेगा। सो मैनी एंगल्स आते हैं, वो मेंस में देखेंगे। अब इसके बाद ये सब आईपीआर इनोवेशन के सब रैंकिंग रिपोर्ट निकलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विपो का, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और भी छोटी संस्थाओं का निकलता है। कुछ बार सीरियस वगैरह परीक्षाओं में पूछा भी है, पर ऐसी छोटी संस्थाओं को हम याद रख के नहीं जा सकते। तो इट इज पुअर कॉस्ट बेनिफिट। मेरी फिर से आपको सलाह है, इससे बेहतर होगा बाकी विषय आप तैयार करें। अभी तसल्ली के लिए दिया है हैंडआउट में, पर वो तसल्ली के लिए दिया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो मैंने आपको ये याद रखना है सिर्फ संस्था, क्योंकि फेमस संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इट इज एक्सपेक्टेड इतना तो याद करके जाना है। अभी आप ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। देखिए, आप तुक्का मारते हैं कि आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, तुक्का तो क्या मारते हैं कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड आगे होना, सिंगापुर तो इतना छोटा देश हो, कहाँ से आगे हो सकता है? भारत तो नहीं होगा, चलो तो हमने ए और सी एलिमिनेट कर दिया और हम इधर से कुछ टिक करते, जब अपना जवाब भी गलत हो जाना, क्योंकि जवाब तो सिंगापुर है। तो ऐसे रिपोर्ट रैंकिंग करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले के हमारी मटेरियल से 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए, पर रियलिटी में आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, करंट अफेयर्स की बात छाती पीटने से कुछ फायदा है नहीं। तो एक आध और पीवाईक्यू ट्राई करते हैं, फिर आज का क्लास खत्म है। बाकी भी पढ़ना है, पर वो कल आराम से हम पढ़ेंगे, फैक्ट लेवल लॉस वगैरह। जस्ट अ मिनट, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, पहले दिमाग में उतारिए। टेन मोर सेकंड्स। अब आपको क्या लगता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप का वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। परमजीत, मोनिशा, नेहा, आलोक, अनमोल, संगीता, रुचि, करिश्मा, आरती, निशिता, मणिकेश, अंशुल, शुभम, सत्यम, शिवा, खुशवंत, तैयब, गुड़िया, रिया, अनुराग, साक्षी, चंदन, सरगम, महिमा, प्रिया, शुभम, शिवानी, चीकू, ये सब लोग। फिर अल्फ्रेड, छवि, अर्जुन, नेहा, अमर, किशोर, रौनक, ओम, नवनीत, शिबा, करेक्ट आंसर्स। देखिए, कुछ पुराने कंसेप्ट हम याद करें। पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब जहां सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जैसे ओएनजीसी। प्राइवेट सेक्टर कंपनी मतलब जहां सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है, जैसे बायजूस और एयरटेल। दूसरा, क्या आपकी कंपनी आम जनता को शेयर्स बेच सकती है, उनसे इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कर सकती है। एयरटेल भी कर सकता है, ओएनजीसी भी कर सकता है, तो ये दोनों पब्लिक लिमिटेड है। समझो, एयरटेल प्राइवेट सेक्टर है, करेक्ट, और वही एयरटेल पब्लिक लिमिटेड भी है, क्योंकि आम जनता को अपने शेयर बेच सकता है। पब्लिक लिमिटेड सेपरेट थिंग, प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या, पार्ले जी है, बायजूस है, ये सब लोग, फन अकेडमी वगैरह। तो टर्म्स आर डिफरेंट। अब अगर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे एयरटेल, ओएनजीसी, अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट, तो उसका हम वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो पिलर 1 सी में देखा था कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 1 2 3 4 बोल के 7 बिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और मान लो हर एक शेयर का भाव है $280, यानी $2 ट्रिलियन की वो कंपनी है, ऐसा उसका मार्केट वैल्यूएशन है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का वैल्यूएशन निकालने का तरीका अलग होता है। बेसिकली ऐसा है कि कितनी क्वांटिटी के शेयर है मल्टीप्लाई विद कितना प्राइस एक शेयर का, तो आपका वैल्यूएशन निकलता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वैल्यूएशन डन। अब हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको हम प्राइवेटली हेल्ड कंपनी भी बोल सकते हैं। उसके अंदर भी जो स्टार्टअप है, मतलब 10 साल से पुराना नहीं वगैरह, उसका वैल्यूएशन निकालना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होती है अलग अलग। कि जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का मुझे निकालना, मैं ऐसा कहूँ कि देखो, हर महीने हमारे 1 लाख नए रजिस्टर्ड यूजर बन रहे हैं फ्लिपकार्ट में, और हर एक यूजर एटलीस्ट ₹100 का तो खरीदता है। तो यानी कि 1 करोड़ का सेल हम कर रहे हैं, और इस कारण से हम भविष्य में इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना, तो इस हिसाब से हमारी कंपनी का इतना वैल्यूएशन है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स मेथड होती है, और उससे अगर जो भी वो साबित करे कि हमारी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी। तो ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी
मतलब स्टार्टअप जो होता है उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। अब देखो यूनिकॉर्न का मतलब $10 बिलियन एनी स्टार्टअप दैट रीचेस। कुछ लोग इसमें उल्टी तरह से सोचते हैं कि नहीं वो तो 1 बिलियन रीच किया तो 10 भी किया तो फिर उसका हो ही जाएगा, पर वो आंसर की में उस दिशा में गए थे, नहीं वो 1 बिलियन को कट ऑफ मान रहा था। बाकी आप समझो 10 बिलियन का वो भी यूनिकॉर्न ही है, पर उसको वो गलत साबित करना था। आपको दे शुड हैव मेड इट इन अ बेटर मैनर कि यहाँ पर वो ऐसा लिख देना चाहिए था कि 5 लाख है, तो फिर गलती हो जाता विदाउट एनी डिबेट। पर ये इधर भी वो गलत है, उसको जिस स्टाइल में पूछ रहा था वो। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। यस ओनली प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी अ यूनिकॉर्न, वो सही है। कि जो पब्लिक लिमिटेड है, आम जनता को शेयर बेचे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या एयरटेल या ओएनजीसी, तो उसका तो वो चीज़ उसके साथ जुड़ा कांसेप्ट है नहीं। अभी जो सेकंड स्टेटमेंट है मुझे भी नहीं पता था कि ओनली प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कैन बी यूनिकॉर्न, वो तो इन्होंने पूछा फिर सर्च करना पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स में एक जगह पर उन्होंने लिखा है, वहाँ से इन्होंने उठाया था। मैंने हैंड आउट करके अपडेट किया, तो बात ये है कि जब पूछा था तब नहीं पता था, पर पूछ लिया उसके बाद मैं अपडेट करते रहता हूँ। क्योंकि समझो ऐसा अगर मैं 1000 जगह पे करूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पता है पूछते रहते हैं अपडेट करते रहो, तो फिर एक आध क्वेश्चन ऐसा निकल आता है कि जहाँ पर वो क्वेश्चन सही या गलत के रूप में रिपीट और हमारा कुछ क्लियर हो जाए उसमें से। तो जो यूपीएससी की सीडीएस है, सीएपी है, ये वो, उसमें मैं ये एटीट्यूड रखता हूँ। अभी पिछले रविवार को सीरीज हुआ, उसके भी मैं 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा और हम उसको देखेंगे, यूट्यूब पे मैं डालता हूँ। खैर, तो आपको भी ये एटीट्यूड सभी सब्जेक्ट्स के लिए रखना चाहिए। आपको रैंडम जनरल नॉलेज पूछे भी छोड़ देना है, जैसे वो आईएमडी का रैंकिंग रिपोर्ट पूछा वो नहीं करना है, पर बाकी कुछ आपको थियरी कांसेप्ट पूछा है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटी है, ज्योग्राफी, साइंस, व्हाटएवर, ये एटीट्यूड होना जरूरी है। टीचर का भी, स्टूडेंट का, दोनों का भी, तभी सफलता की ओर आप जानते हैं। एनीवेज तो हमने हेल्थ रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, आईपीआर स्टार्टअप किया, कुछ और भी कल देखेंगे। कल से हम शुरू करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो कल वही पढ़ेंगे, तो समझो सेम हैंड आउट डिसकंटिन्यूड। फिर सैटरडे को एमएसएमई टेक्सटाइल वगैरह में जाएंगे। कल मेरे ख्याल से गुड फ्राइडे की छुट्टी होनी चाहिए, तो सदुपयोग करें उसका भी, कॉलेज में ऑफिस में जो छुट्टी हो। बाकी मिलते हैं, लेट्स टेक इट।